मान लो कि तुम एक इनविंसिबल एम्परर हो जो अपनी जनरेशन को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है बिना किसी खास अपॉर्चुनिटीज के, बल्कि तुमने अपनी जिंदगी में आने वाली सबसे कीमती अपॉर्चुनिटीज, एलिक्सर्स, टेक्निक्स, आर्टिफैक्ट्स सारे अपने 8 एम्प्रेसेस के अंदर डिवाइड किए ताकि वो सब तुम्हारे साथ कीप अप कर सके। पर बात यहीं से बिगड़ने लगती है क्योंकि उसकी इन एम्प्रेसेस को ऐसा लगने लगता है कि इनका टैलेंट अपने एमसी से भी ज्यादा है और बस अपने एमसी ने ही इनको होल्ड बैक कर रखा है और ऐसी कीमती अपॉर्चुनिटीज का लालच देके हम सबको अपने झांसे में फंसा के हमारी फ्रीडम को छीन लिया है। इसीलिए आज जब हमारा एमसी अपनी आखिरी ट्रिबुलेशन को पार कर सेजहुड को अचीव करने वाला था, तभी इन 8 ने कुछ ऐसा किया जिससे हमारा एमसी फेल हो जाता है। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती क्योंकि अपना एमसी और ये 8 की 8 एम्प्रेस आ चुके हैं हम अपने पास्ट के अंदर, जहाँ अब अपने एमसी ने कसम खाई है कि इस बार वो इन लोगों की कुछ मदद नहीं करने वाला और इनको पता चलेगा कि मेरे बिना इनकी औकात क्या है। वेल कहानी का सार तो मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, तो चलो अब इस कहानी को डिटेल में शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, हमें 9 हेवंस के सबसे ऊपर पिनिकल का सीन दिखाया जाता है। चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत सीनरी है। एक काफी लग्जूरियस सेक्ट के दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी कहता है कि आज हमारे 9 लाइफ वेनरेबल अपने डाव को साबित कर असेंशन के थ्रू सेजहुड को अचीव करेंगे और 9 हेवंस के अंदर अपनी वेल डिजर्व पोजीशन को अचीव करेंगे। ये हमारे और हमारे लोगों के लिए सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज तुम लोग इस मोन्यूमेंटल फीट को अचीव होता देखोगे, ये तुम्हारा सबसे बड़ा फॉर्चून होने वाला है। तो चलो अब हम रिस्पेक्टफुली अपने हेवनली वेनरेबल 9 लाइफ को वेलकम करते हैं और चलो ट्रिबुलेशन को शुरू किया जाए। इसके इतना कहते ही दरवाजा खुलता है और अपना एमसी अपनी रानियों के साथ बाहर आता है। वेल ऑनेस्टली बोलूं तो टेस्ट बुरा नहीं है। पीछे से कुछ डिसाइपल्स एमसी का ये टोरा देख के थोड़े से रूड कमेंट करने लगते हैं, तो इनके एल्डर्स इन सब का मुंह बंद कराते हुए बताते हैं कि अपना मुंह बंद करो और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट किया करो, वरना अगर इस बंदे की सटकी तो इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि ये अकेले के दम पे तुम्हारी पूरी क्लैंस को खत्म कर सकता है। पिछले समय में इसने याओ क्लैंस के साथ अकेले बैटल करी और पूरी डीमन डोमेन्स को अकेले के दम पे इनाइलेट करके रख दिया। सामने की तरफ ट्रिबुलेशन शुरू हो चुकी है और हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस ट्रिबुलेशन को चैलेंज करते हुए सीधा इसके सेंटर की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग ये देख के हैरान थे और तभी हमें दिखाया जाता है कि ट्रिबुलेशन के अंदर से कोई एल्डर फिगर बाहर आने लगता है। ये देख के हमारा एमसी भी हैरान हो जाता है। एक लड़की बताती है कि ये तो हेवनली वेनरेबल गुजिंग है जो सदियों से आ रही टॉप रैंक ट्रिबुलेशन है। पर एक एल्डर अब भी मानते थे कि हमारे 9 लाइफ वेनरेबल इनविंसिबल हैं। सामने से हमारा एमसी इन वेनरेबल से कहता है क्या हम बैटल शुरू करें। सामने से गुजिंग भी एकदम स्ट्रेट फेस के साथ कहता है चलो शुरू करो। तो ऐसे ही हमारा एमसी और ये वेनरेबल आपस में फाइट करने लगते हैं। इनकी फाइट की वजह से स्पेस भी सेटर होने लगता है और चारों तरफ धमाके और लाइट की आवाजें गूंजने लगती हैं। पर सामने एमसी की एम्प्रेसेस के अंदर फिक्र का नामो निशान नहीं है, बल्कि वो तो ये कहती है कि हम इस समय का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सामने से वेनरेबल गुजिंग दाओ ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं। एल्डर बताते हैं कि इस टाइम टेक्निक की वजह से वेनरेबल गुजिंग के क्लोन्स मल्टीपल टाइमलाइंस के अंदर ट्रेवल कर हमारे हेवनली वेनरेबल को हंट डाउन करेंगे और अगर एक भी टाइमलाइन के अंदर वो एमसी को हंट डाउन करने में सक्सेसफुल हो गए तो यहाँ एमसी की रियल बॉडी काफी ज्यादा घायल हो जाएगी। इस मूव को देख के एमसी की एक एम्प्रेस काफी ज्यादा एक इविल स्माइल देती है, पर सामने से अपना एमसी कहता है ये मूव सच में काफी ज्यादा अच्छी है, पर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि हर टाइमलाइन के अंदर मैं एक अनराइवल्ड एग्जिस्टेंस रहा हूँ। पर तभी हमें दिखाते हैं कि हेवनली वेनरेबल गुजिंग अपने एमसी के सारे टाइमलाइंस के अंदर उसे खत्म कर चुके थे और वो कहते हैं कि ये क्या तुम तो अपने ही मुंह से अपनी खाली तारीफें करते जा रहे हो। मैं तो ऑलरेडी हर एक एरा में तुम्हें खत्म कर चुका हूँ। मैंने हर टाइमलाइंस से तुम्हें पूरी तरह से इनाइलेट कर दिया है। ये सुन के तो अपना एमसी को जोर का सदमा लगता है। वो काफी बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। गुजिंग बताते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे अंदर यिन यांग दाओ डिवॉल्विंग गू ऑलरेडी अपनी जड़ें जमा चुका है। इसी की वजह से मैंने तुम्हें आसानी से हर टाइम में मार दिया। क्या तुमने इसके बारे में सच में कभी नोटिस नहीं किया? ये सुन के अपना एमसी भी कहता है क्या यिन यांग दाओ डिवॉल्विंग गू ये किसने मेरे आगे चाल चली है। फिर एकदम से उसको रियलाइज होता है और वो अपनी एम्प्रेसेस की तरफ देखते हुए कहता है क्या मुझसे ये मत कहना। वो जब सामने देखता है तो सारी की सारी एम्प्रेसेस एमसी को देख के बहुत जोर जोर से हंसती जा रही थी। हमें बताया जाता है कि ये स्पेसिफिक गू फॉर्मलेस और इंटेंजिबल होता है। इसे सिर्फ यिन यांग यूनियन के द्वारा ही इम्प्लांट किया जा सकता है। सामने वेनरेबल गुजिंग के पास टाइम की पावर है, इसलिए उन्हें एमसी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो कहते हैं कि इसका रिजल्ट तो साफ है। मैं जानता हूँ कि तुम गहरे सेंटिमेंट्स और लॉयल्टी वाले आदमी हो। बस ये शर्म की बात है कि जिन औरतों को तुमने अपनी पूरी जिंदगी प्यार किया उन्होंने ही अंत में तुम्हारे ही आगे चाल चली।
ये सुन के सामने से एक एम्प्रेस कहती है, क्या सेंटीमेंट, क्या लॉयल्टी, हम तो बस इसकी पावर की वजह से टेरराइज्ड होके रखे हैं। इसने हमें फोर्सफुली पोजेस किया और हमें सदियों से डोमिनेट किया है। दूसरी कहती है, सीनियर ब्रदर, क्या आपको फांग वुक्सी याद है? अगर यहाँ आप न होते तो मैं अभी उसके साथ अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रही होती। फिर ये सब अब अपने ही हाथों से एमसी को मारने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं और सारे फैक्ट्स को उल्टा पुल्टा करते हुए खुद को राइचियस और अपने एमसी को ही डेविल बुलाने लगते हैं। ये देख के अपने एमसी की सटक जाती है। वो पूरे गुस्से के अंदर इन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, मुझे मारोगे और वो भी बस तुम चूहे? मैंने तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया और मेरे बिना तुम में से कोई एक भी एम्प्रेस के टाइटल के आसपास भी नहीं पहुंच सकता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी इस अच्छाई का रिजल्ट ये धोखेबाजी होगी। वेन एम्प्रेसेस पे हमला करना ही चाहता था, पर तभी पीछे से वेनरेबल गुजिंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए अटैक करने लगते हैं, क्योंकि वो उसकी ट्रिबुलेशन है, ऐसे ही वो उसके लिए रुक थोड़ी सकते हैं। ये देख के सभी लोगों को बहुत जोर का सदमा लग रहा था, पर इधर अपना एमसी कहता है, चूंकि अब जबकि मेरी मौत पक्की है तो अब मैं तुम सबको अपने साथ लेके मरूंगा। ये देख के वो एम्प्रेसेस घबराने लग जाती हैं और चिल्लाती है कि वो अपने कल्टीवेशन बेस को ही डेटोनेट कर रहा है, ऐसे तो हम सबको ही ले मरेगा, भागो यहाँ से। पर सामने वाली एम्प्रेस चिल्लाती है, नहीं अब तो बहुत देर हो चुकी है। सामने से रूलर ऑफ टाइम वेनरेबल गुजिंग कहते हैं, ये रेचेड डिस्प्ले क्यों फेलो डाविस्ट, ये लड़ाई तो मुश्किल से सेटिस्फाइंग थी, तुम्हें हराना जब तुम पॉइजन हो रखे हो ये तो बिना ऑनर की जीत है, तो अब मुझे तुम्हें एक और मौका देना चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं कि वेनरेबल गुजिंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और एमसी और उसकी 8 एम्प्रेसेस को अपने टाइम के वर्लपूल के अंदर खींच ले जाते हैं और वो एक मुस्कुराहट देते हुए कहते हैं, चलो अब अगले राउंड के लिए इन्हें भी तुम्हारे साथ ही आने दो, इस बार मुझे डिसअपॉइंट मत करना। फिर हमें बताया जाता है कि हेवनली वेनरेबल गुजिंग टाइम एंड स्पेस रिवर्सल टेक्निक को अनलीश करते हैं और हमारे एमसी लुई और उसकी 8 फीमेल एम्प्रेसेस की आत्माओं को 50 साल पास्ट में पहुंचा देते हैं। तो अब हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहां अपना एमसी पहुंच के काफी ज्यादा हैरान था और उसी के सामने थी उसकी पहली एम्प्रेस चूलिंग, फ्यूचर की 9 हेवंस स्वॉर्ड मेडन, जो अभी के टाइम पे बस एक सर्वेंट है। वेल बुरी तो नहीं है। पास्ट में आने की वजह से चूलिंग का सर चकरा रहा है और वो जैसे ही सामने अपने एमसी को देखती है उसे एक जोर का सदमा लगता है और वो चिल्लाती है, डेड डेविल मास्टर। वो मनी मन चिल्लाती है, ये कैसे हो सकता है, क्या मैं पास्ट में आ गई, क्या वो सब कुछ सपना था? और सामने इसकी ऐसी भाषा सुन के अपना एमसी मुस्कुराता है और मनी मन सोचता है कि इसके इस रिएक्शन के हिसाब से जरूर ये भी पास्ट में आ गई है। परफेक्ट हेवनली वेनरेबल गुजिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक और मौका देने के लिए। फिर लुई अपने दोनों पैरों के मोजे उतारने लगता है। ये देख के स्वॉर्ड मेडन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर लुई हंसते हुए अपने पैरों को आगे करते हुए कहता है कि चल अब मेरे पैर धो। ये सुन के स्वॉर्ड मेडन को एक झटका लगता है, पर वो रिफ्यूज नहीं करती और सीधा एमसी के पैर धोने लगती है। और अपना एमसी यहाँ सोच रहा था, मैं इसकी पिछली हरकत का बदला लेने के लिए अभी से मार सकता हूँ, पर कभी कभी डेथ सबसे क्रूअल पनिशमेंट नहीं होती। अभी के टाइम पे ये मेरे प्रति गुस्से और नफरत से भरी हुई है, अगर मैं अभी इसे मार दूं तो इसे असली दर्द की गहराई का अंदाजा भी नहीं होगा। मैं इसे जीने दूंगा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये सरवाइव करे, बस इसीलिए ताकि ये खुद पर्सनली एब्सोल्यूट मिस्ट्री ऑफ लाइफ को एक्सपीरियंस करे मेरे बिना। फिर वह एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, इसमें से कुछ भी सपना नहीं था, हम सब वापस समय में आ चुके हैं। ये सुन के स्वॉर्डमैन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, एकदम शौक से चिल्लाते हैं, व्हाट, हम सब? अब मुझसे ये मत कहना कि एकदम सही। लुई इसकी बात को काटते हुए कहता है कि हेवनली वेनरेबल गुजिंग की स्पेस टाइम टेक्निक हमें वापस समय में ले आई है। उस दिन जो शब्द तूने मुझसे कहे थे वो सब मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर याद हैं। ये सुनने के बाद भी स्वॉर्डमैन का घमंड नहीं कम होता और वो कहती है, तो अब? फिर लुई एकदम इविल स्माइल देते हुए कहता है, इनफ, तुम्हें फ्रीडम चाहिए ना, तो आज से और अभी से तुम आजाद हो। चैप्टर नंबर 2। लुई खड़ा होता है और एक ड्रॉर के अंदर से एक टोकन को बाहर निकालता है और पूछता है कि इसे ध्यान से देखो, ये क्या है? तो स्वॉर्ड मेडन हिचकिचाते हुए बताती है कि ये मेरा लाइफ टैबलेट है। तभी लुई इसका लाइफ टैबलेट को वहीं का वहीं जला देता है और कहता है, ये लो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट टैबलेट को जला दिया है, अब से तुम आजाद हो, अब जब चाहो तब तुम अपने चू स्वॉर्ड मेडन में वापस जा सकती हो। ये सुन के स्वॉर्ड मेडन हैरान तो थी, पर उसके बाद भी वो एकदम स्ट्रेट टोन में एमसी से कहती है, लुई, तुम्हारे पास 9 जिंदगियां थी, फिर भी तुमने अपनी पहली जिंदगी में खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का क्यों सोचा? पर लुई अब इससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता था। वो गुस्से में इसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, अपने काम से काम रख और दफा हो जाए यहाँ से। ये सुन के स्वॉर्ड मेडन भी यहाँ से जाने लगती है और कहती है, ठीक है, चूंकि हम सब अब रिबॉर्न हो चुके हैं तो मैं भी कसम खाती हूँ कि तुझे बहुत ही घिनौना अंत दूंगी। वो यहाँ से जाते हुए मनी मन सोच रही थी, लुई, मेरे पास इनेट स्वॉर्ड बॉडी है, अगर ये तेरी वजह से ना होता तो मेरी जिंदगी काफी ज्यादा ग्लोरियस होती। फिर वो यहाँ से बाहर निकलते हुए एकदम इमोशनल टोन में कहती है, फादर, मदर, ब्रदर, आपकी लिंगर अब वापस आ
रही है और पीछे से लुई इसको इतने इमोशनल तरीके से चू सॉर्ड मैनर की तरफ जाते हुए देख के एकदम इविल स्मेल देता है और कहता है एक बास्टर्ड फादर, एक सेमलेस मदर, एक ट्रेस ब्रदर और ये बेचारी लड़की। एक बार जब तुम वापस जाओगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली शैतान की गुफा किसे कहते हैं। इस जिंदगी में मैं एब्सोल्युटली इन्हें कोई दया नहीं दिखाऊंगा। इस जिंदगी में ये 8 औरतों की जंजीरें मुझे नहीं रोक पाएंगी और मैं डेफिनेटली इससे हाई रिलम के अंदर असेंड जरूर करूंगा। एमसी ने भी दरवाजा लगा ही था पर तभी एक लंबी टांग वन शॉट करते हुए दरवाजा तोड़ के लुई पे अटैक करने लगती है। इसे देख के लुई के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, फेरी रेड सिल्क। नहीं, इस जिंदगी में तो इसका नाम अभी सिर्फ यू होंगलिंग है। और हमें सामने दिखाते हैं दरवाजा तोड़ के वही लड़की लुई के पास आती है और गुस्से में उसका नाम चिल्लाती है। यू होंगलिंग तुरंत ही एमसी के ऊपर हमला कर देती है और चिल्लाती है कि आज मैं तुझे डेफिनेटली मार दूंगी। पर लुई भी इतना ताकतवर है जो बिना किसी टेक्निक का इस्तेमाल किए सीधा एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ता है और बीच हवा में उसकी टांग से उल्टा लटका लेता है। फिर एकदम से उसके करीब आते हुए एकदम डेडली टोन में कहता है कि तू अब भी मेरे ऊपर स्ट्राइक करने की हिम्मत करती है। और लुई ने इसे इस तरीके से लॉक कर रखा था जिससे ये लड़की बिल्कुल हाथ भी नहीं हिला पा रही थी और वो कहती है तो क्या कर रहा है। पर लुई इसके साथ ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि इसका भी भाग्य ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। और वो कहता है कि आज तो खुद अपने हाथों से पहले मेरा दरवाजा फिक्स करेगी और अगर तू ये नहीं कर पाई तो मैं सीधा तेरी गर्दन मरोड़ के तेरी जिंदगी बाहर निकाल दूंगा। पर भले यहाँ होंगलिंग लॉक हो रखी है उसके बावजूद अपनी कांपती आवाज में कहती है मैं रिफ्यूज करती हूँ। अगर ये तेरी वजह से न होता तो अभी के टाइम पे मैं फेंग वोक्सी के साथ होती। ये सुन के लुई हंसते हुए कहता है तो इस जिंदगी में भी अगर तुम उसे ढूंढने के लिए उम्मीद लगा के रखी हो तो तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा, है ना। ये सुन के इसकी टाइट फेस हो जाती है और वो एकदम कांपती आवाज में कहती है मैं फिक्स करती हूँ, मैं फिक्स करूंगी, प्लीज छोड़ो। पर लुई तो इसकी गर्दन को और जोर से दबाता ही जा रहा था। वो मनी मन सोचती है डैम इट, इवन पास्ट लाइफ में आने के बावजूद मैं इसका कोई मैच नहीं हूँ। इसके हाँ करते ही लुई एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह इसे पकड़ के सीधा नीचे फेंक देता है और कहता है तो काम पे लग जा और मेरे वापस आने तक अगर मुझे ये दरवाजा फिक्स नहीं मिला तो तू खत्म है। होंगलिंग जैसे तैसे करके खड़ी होती है और एमसी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि लुई कम से कम हमारी पास्ट लाइफ में हम दोनों डाउ कंपेनियंस थे, तो मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो। ये सुन के लुई बिना किसी इमोशन के एकदम डेडली टोन में कहता है वो तो पास्ट में था ना कि अब। इस जिंदगी में हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुन के तो होंगलिंग को भी एक जोर का झटका लगता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें काफी ज्यादा सुंदर से गार्डन वाले एरिया को दिखाते हैं जहाँ लुई भी चलता हुआ आ गया है। यहाँ भी एक काफी ज्यादा खूबसूरत एंजेलिक ब्यूटी बाई क्विलांग गार्डन का ध्यान रख रही है। ये लुई को यहाँ सेंस कर लेती है और सामने जब लुई की तरफ देखती है तो वहीं लुई बाई क्विलांग को अपना मास्टर बुलाते हुए उन्हें ग्रीट करता है। पर लुई को देख के बाई क्विलांग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो एकदम से पूछती है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही जिंदगी क्यों बची है। अपने मास्टर को सवालात करता देख के लुई हिचकिचाने लग जाता है और वो अपना सर खुजाते हुए कहता है आपके इस डिसाइपल के पास स्किल की थोड़ी कमी है। एक कल्टीवेशन सेशन के दौरान अपने ब्रेक थ्रू को फोर्स करने के लिए मैंने अपनी 9 जिंदगियों को एक ही के अंदर मिला दिया, इसीलिए अब मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ है। ये सुन के बाई क्विलांग एकदम गुस्से में इसकी तरफ देखते हुए कहती है कि मैंने केओस यिन की पावर को सप्रेस करने का एक तरीका ढूंढ लिया है, तो हमारी पास्ट लाइफ में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन्हें एक सपना समझकर भूल जाओ। हम एब्सोल्युटली ऐसी चीजों को दोबारा नहीं होने दे सकते। अगर ऐसे घटिया और ट्रेटरस थॉट्स तुम्हारे दिमाग में दोबारा आए तो मैं इस सेक्ट से तुम्हारा नामो निशान मिटाने के लिए एक पल को भी नहीं हिचकिचाऊंगी। तो लुई भी एकदम स्ट्रेट लुक के साथ कहता है कि ये डिसाइपल आपके शब्दों को अपने दिल में कार्व करके रखेगा। और वो मनी मन हंसते हुए सोच रहा था क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने कोई तरीका ढूंढ लिया है। अगर मैंने खुद उस केओस यिन पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर ना किया होता तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक टियान एम्प्रेस के तौर पे असेंड भी कर सकती थी। ओह, तो ये बाई क्विलांग भी एमसी की एक एम्प्रेस है जो पास्ट में यहाँ एमसी की मास्टर है। फिर अपना सीन चेंज होता है। एमसी एक पहाड़ी पे आगे बैठता है और कहता है नहीं, मेरा कल्टीवेशन बेस भी वापस से पीछे आके क्यूआई कंडेंसेशन रिलम की 5th स्टेज पे आ चुका है। लगता है कि मुझे दोबारा से सब कुछ ग्राइंड करना पड़ेगा। पुराने दोस्त, क्या तुम अब भी मेरे साथ हो। तभी एमसी के सामने एक सिस्टम की नोटिफिकेशन खुल जाती है जहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाते हैं, कल्टीवेशन, रिडक्शन, इनलाइटमेंट। फिर एक रोबोटिक आवाज आती है, मैं यही हूँ होस्ट, आपको क्या चाहिए। ये आवाज सुन के एमसी रिलैक्स फील करता है और कहता है थैंक गुडनेस, तुम भी मेरे साथ ही चिपक के आ गए। पर वेट, क्या अब तुम्हें चलने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। तो एक और डिंग करके आवाज आती है कि अब मैं खुद हेवनली डाउ बन चुका हूँ तो मुझे एनर्जी की क्या ही जरूरत। जो सुन के लुई कहता है हाँ बात तो सही है, पर हेवनली डाउ के तौर पे तुम कुछ ज्यादा ही रूथलेस नहीं हो। पूरे सदियों की सबसे खतरनाक टॉप टियर ट्रिबुलेशन को मेरे सर पे ही गिराना जरूरी था क्या। तो सामने से आवाज आती है बिल्कुल जरूरी था, आफ्टर ऑल तुम मेरे होस्ट हो तो मुझे तो तुम्हारे लिए अल्टीमेट चैलेंज तैयार करना जरूरी था। ये सुन के एमसी का सारा मुंह उतर जाता है और कहता है
थैंक्स अ लॉट। चलो अब अपना कल्टीवेशन शुरू करते हैं। तो सिस्टम भी एमसी को इग्नोर करते हुए कहता है यू आर वेलकम। 9 लाइफ अनडाइंग हेवनली स्क्रिप्चर की कल्टीवेशन शुरू की जा रही है। फिर अपना सीन चेंज होता है और अब हमें स्वॉर्ड मिनन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमें चू स्वॉर्ड मैनर के बाहर का सीन दिखाते हैं। यहाँ स्वॉर्ड मिनन थकी हारी काफी सारी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते काफी ज्यादा सुंदर तरीके से ऊपर चढ़ाई है। हफ्ते हफ्ते ऊपर चढ़ के कहती है फादर मदर मैं वापस आ गई। वो अपने घर के दरवाजे पे आके काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। पर इस मैनर का गार्ड जब इस लड़की को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी मन सोचता है क्या ये सच में एल्डेस्ट मिस है, ये वापस से यहाँ क्यों आ गई है। वो तुरंत इसको यहीं रोकता है और कहता है ये भिखारी कहाँ से रेंगता हुआ ऊपर आ गया है। इस चू स्वॉर्ड मैनर में तेरे जैसे कचरे के लिए कोई जगह नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से। इस गार्ड के रिएक्शन को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस लड़की को बचाने के लिए यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। पर ये रिएक्शन देख के स्वॉर्ड मैनर काफी ज्यादा कंफ्यूज जाती है और वो कहती है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं इस घर की एल्डेस्ट मिस हूँ, मेरा नाम चूलिंग है। पर वो गार्ड जब देखता है कि हाथ से रोकने पर नहीं रोक रही है तो तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेता है और चिल्लाता है बेशरम ये जंगली चूहा कहाँ से आया, इसकी हिम्मत कैसे हुई जो ये एल्डेस्ट मिस का भेष बना के आया है। इसी पल दफा हो जाए यहाँ से वरना मेरी ब्लेड को दया न दिखाने के लिए ब्लेम मत करना। ये सुन के स्वॉर्ड मैनर तुरंत ही आगे बढ़ के इसकी तलवार ही पकड़ लेती है और एकदम इमोशनल टोन में कहती है चूसी जरा मुझे ध्यान से देखो, मेरा चेहरा देखो, मैं चूलिंग हूँ। जब मैं छोटी थी तब तो तुम मुझे अपनी गोद में बिठा के भी खिलाते थे, तुमने मुझे कितनी बार कैंडीज भी दिलाई थी याद है। ये सुन के वो गार्ड एकदम से इसका हाथ झटकारता है और चिल्लाता है तेरे अंदर तो चू फैमिली की कोई ब्लड लाइन भी नहीं है, तू वापस क्यों आई है। और वो मनी मन घबराते हुए सोच रहा था क्या इसका दिमाग घास चढ़ने गया है। फाइनली जैसे तैसे करके ये लड़की इस डेविल के डेंस से एस्केप कर पाई थी, फिर भी यहाँ वापस आके क्या खुद को खुद की कब्र में फेंकने आई है। सामने से वो स्वॉर्ड मैनर अब भी जोर जोर से चिल्लाती जा रही थी भले ही मैं यहाँ चू फैमिली की कोई बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, पर फादर और मदर ने मुझे खुद की फ्लैश एंड ब्लड की तरह ट्रीट किया है, नहीं उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से। तो पीछे वाला एक गार्ड समझ जाता है और वो चिल्लाता है ये तो सच में एल्डेस्ट में से चूलिंग वापस आ गई है। सामने वाला गार्ड सोचता है खत्म हो गया, अब ये सब कुछ खत्म हो गया। गार्ड के एक बार चिल्लाते ही इस चू स्वॉर्ड मैनर के लॉर्ड जो इस स्वॉर्ड मैनर के फादर भी हैं, वो अपनी बेटी की झूठी फिक्र दिखाते हुए आ जाता है। पीछे से उसकी वाइफ भी आ रही थी। इनके यहाँ आते ही वो लड़की तो तुरंत फादर के गले लग जाते और चिल्लाते फादर लिंगर अब वापस आ गई है। अपने फादर को गले लगाते ही वो तुरंत रोने लग जाते हैं। उसकी मदर भी झूठी फिक्र जताते हुए इसके आंसू पहुंचती है। वो ये पूछते हैं कि तू इतने समय से थी कहाँ। तो ये बताती है कि मुझे ग्रेट डाउस सेक्ट ने हॉस्टेज बना लिया था, उन लोगों ने मुझे आपसे कांटेक्ट भी नहीं करने दिया, पर मैं चुपके से वहाँ से भाग गई। अब मैं वादा करती हूँ मैं फादर और मदर को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। तभी पीछे से एक बंदा आता है जो स्वॉर्ड मेडन को देख के वहीं पर ही लड़खड़ाने लगता है। उसका गार्ड उसे संभालता है पर वो बंदा तो वहीं पे ही रोने लग जाता है और मनी मन सोचता है थैंक गुडनेस मेरी एस्केप गोट वापस आ गई, अब मैं डेफिनेटली बच जाऊंगा। और हमें पता चलता है ये है चू सेफाई चूलिंग की एल्डर ब्रदर स्वॉर्ड मेडन का बड़ा भाई। ठीक है, हमारा सीन चेंज जो के लुयू की तरफ आता है। वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपनी कल्टीवेशन कर रहा था और बताया जाता है दी फर्स्ट हेवन जहाँ ग्रेट डाउस सेक्ट लोकेटेड है, ये सबसे कमजोर दुनिया है जिसके अंदर वर्ल्ड की कल्टीवेशन रिलम्स प्रीनेटल, पोस्टनेटल, ची गैदरिंग, ओरिजिन कोर, सेटरिंग इन्फेंट, वाइड रिफाइनिंग, डाउ इंट्रीगेशन के अंदर डिवाइडेड हैं। अपने पिछली जिंदगी के एक्सपीरियंस के साथ लुयू ने पूरे 15 दिनों तक कल्टीवेशन की जिसमें वो क्यूआई रिफाइनिंग के 5th स्टेज से 9th लेयर तक पहुंच गया। इसके बाद उसने तुरंत ही अपनी ओरिजिन कोर को बनाना शुरू कर दिया। पर अचानक से उसको कुछ तो अजीब सा अनकंफर्टेबल फीलिंग आने लगती है और एकदम से वो खून की उल्टी कर देता है और उससे खांसी होने लग जाती है। क्या क्या चल रहा है, मेरी बॉडी की सिर्फ आधी क्यूआई एनर्जी ही कोर फॉर्मेशन में मदद कर रही है, बाकी आधी तो एकदम पत्थर की तरह सख्त हो गई है। काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद सिस्टम उसे बताता है कि डिटेक्ट किया गया है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर सेलेस्टियल रेजिडिटी पॉइजन है। ये सुन के लुई कहता है क्या सेलेस्टियल रेजिडिटी पॉइजन। उसकी हालत अब भी बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी, वो बार बार खांसता ही जा रहा था। उसके बावजूद तो कहता है ये जरूर दोबारा उन घटिया औरतों का ही काम होगा। बस यिन यांग डाउ डिवावरिंग गू से ही उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो उन्होंने ये इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे ये पॉइजन भी ऐड कर दिया। इन्होंने सच में ये सुनिश्चित किया है कि 9 जिंदगियां होने के बावजूद मैं दोबारा अपनी जिंदगी में पीक पर कभी ना पहुंच पाऊं। हाँ, पर उन्हें अब भी नहीं पता कि मेरे हाथ में अब भी एक हुक्म का इक्का है। वो अपना हाथ घुमाता है जिससे उसके सामने काफी बड़ी सिस्टम की स्क्रीन खुल जाती है जिसके अंदर कुछ तो अजीब सा लिखा हुआ था और वो कहता है सिस्टम क्या यहाँ इस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने का कोई मेथड है। तो उसका सिस्टम बिल्कुल शांत आवाज में बताता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें बस ब्रेक थ्रू करके ओरिजिन कोर रिलम पे पहुंचना है और अपनी ट्रू ची का स्ट्रक्चर बदल के ट्रू एसेंस में कन्वर्ट करना है। इससे नेचुरली रेजिडिटी पॉइजन डिसॉल्व हो जाएगा। ये सुन के लुयू कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है क्या ओरिजिन कोर पे ब्रेक थ्रू करना होगा। पर अभी के तौर पे तो मैं अपनी बॉडी की सिर्फ आधी क्यूआई एनर्जी ही मोबिलाइज कर सकता हूँ। आधी एनर्जी सॉलिड हो जाने की वजह से ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं ओरिजिन कोर रिलम पे ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। फिर उसे कुछ याद आता है जिससे उसका चेहरा खिल उठता है और वो हंसते हुए कहता है वेट, मुझे अब याद आया, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में एक बार परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल बनाई थी। उसे कंज्यूम करने से मैं फोर्सफुली ओरिजिन कोर रिलम पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। हालांकि अभी के टाइम पे तो मैं वो पिल नहीं बना सकता क्योंकि परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल इन
इनक्रेडिबली रेयर होती है। हाँ, पर मेरी पिछली जिंदगी में यहीं पर ग्रेट डाउ सेक्ट में ही मैंने एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल यूए होंगलिंग को गिफ्ट की थी। फिर एकदम से वो गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ता है और एकदम डेडली टोन में कहता है, पर इस जिंदगी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तभी सामने से किसी चीज को इस तरफ आता देख के यूए हैरान हो जाता है। वो जब उसकी तरफ देखता है तो हमें सामने दिखाया जाता है कि एक जायंट और लग्जूरियस दरवाजे के ऊपर एक पंजा से नीचे उतरता है और हमें पता चलता है कि एक क्रेन है। ये जोर से एक अनाउंसमेंट करता है, ये सुनो, ग्रेट डाउ सेक्ट की 92 जनरेशन डिसाइपल बाई क्विल लांग यूए होंगलिंग की अप्रेंटिस, वो क्यूआई गैदरिंग की परफेक्शन स्टेज पर पहुंच चुकी है। सिर्फ 1 महीना और 17 दिन के अंदर उसने ग्रेट डाउ सेक्ट के क्यूआई गैदरिंग रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इनाम के तौर पर उसे सुप्रीम ग्रेड रिटर्न टू ओरिजिन पिल्स की एक बोतल दी जाती है, 3 ट्रेजर आर्टिफैक्ट दिए जाते हैं, उसे ट्रू डिसाइपल की पोजीशन पर प्रमोट किया जाता है और 2 डिवाइन एबिलिटीज को सिलेक्ट करने का मौका दिया जाता है। ये सुन के लुई भी सोचने लगता है और कहता है, जैसा कि मैंने एक फ्यूचर एम्प्रेस से एक्सपेक्ट किया था, उसकी कल्टीवेशन स्पीड सच में टेरिफाइंग है। इवन मेरे सिस्टम की असिस्टेंस के साथ भी मैं उससे बस 2 दिन आगे हूँ। फिर एकदम से अपनी चोटी से छलांग लगा देता है और नीचे कूदते हुए कहता है, ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस माउंटेन से नीचे उतरते हैं। तो सिस्टम उससे पूछता है, होस्ट आखिर तुम अब कहाँ जाने का सोच रहे हो? तो लुई नीचे उतरते हुए बताता है, एक वॉइड रिफाइनिंग एक्सपर्ट की कब्र के अंदर उस रिटर्न टू ओरिजिन पिल को दोबारा हासिल करने जो राइटफुली मेरी ही है। फिर हमारा सीन चेंज होता है। ग्रेट डाउ सेक्ट से 500 किलोमीटर दूर एक जंगल के बीच स्थापित एक एंशिएंट टूम के अंदर। यहीं पर चलते चलते यूए होंगलिंग भी अंदर आ चुकी है और वो मनी मन सोचती है, मेरी पिछली जिंदगी के मेमोरीज के हिसाब से यहाँ के लोग इस जगह को 1 महीने के बाद डिस्कवर करने वाले हैं। फिर होंगलिंग एकदम कॉन्फिडेंस में चलते हुए एक गुफा के अंदर घुसती है, वहाँ का दरवाजा खोलती है, एक गली से अंदर आगे बढ़ने लगती है और मनी मन सोच रही थी, इस जगह के सबसे ज्यादा कीमती ट्रेजर्स यहाँ छुपे हैं। इनके अंदर है 9 लाइव्स अनडाइंग हेवनली स्क्रिप्चर का एक फ्रेगमेंट और एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल। फिर तुरंत आगे बढ़ते उन ट्रेजर्स के करीब आती है और सबसे पहले एमसी की 9 लाइफ हेवनली स्क्रिप्चर को उठाते हुए बड़ी खुशी से कहती है, सीनियर ब्रदर इस बार मैं आपसे एक कदम आगे हूँ। पर जब वो स्क्रिप्चर को खोल के देखती है तो उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती है। वो एकदम से काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ल्यूयू के हैंड राइटिंग में बड़े ही प्यार से लिखा है, डिच यू आर टू लेट। और वहाँ तो बड़े प्यार से आराम आराम से उसके लिए बहुत ही सुनहरी ड्राइंग्स भी की गई थी। ये देख के होंगलिंग कांपती आवाज में कहती है, ये और एकदम से उस किताब को नीचे पटकते हुए चिल्लाते हैं, लुयू यू सन ऑफ अ पिच। और जैसे वो किताब को नीचे फेंकती है वैसे ही काफी सारी येलो कलर की गोल्डन लेजर लाइट्स एक्टिवेट हो जाती है और उसे चारों तरफ से घेरने लगती हैं। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो एकदम से ऊपर देखते हुए चिल्लाती है, लुयू मुझे जाने दे यहाँ से। वैसे ही फालतू चिल्लाती रहती है पर उसकी सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं था। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं। हमें दिखाया जाता है यू होंगलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में अब एमसी के घर की तरफ आ रही है। एकदम से अंदर आते हुए लात मार के दरवाजा खोलती है और चिल्लाती है, यूए अपना पिछवाड़ा लेके यहाँ से बाहर निकल। और जैसा कि हम देख ही सकते हैं उसकी बॉडी पे काफी ज्यादा घाव इंजरीज हो रखी हैं, पर ये देखने से उतनी भी ज्यादा सीरियस तो नहीं लग रही है। इसी की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में इधर घुसाई है सीधा। और वैसे इस सीरीज में ज्यादातर लोगों के नाम मुझे सेम टू सेम ही नजर आ रहे हैं, तो मैं नाम थोड़ा बदलने का सोच रहा हूँ। इसका नाम है यू होंगलिंग, तो हम इसको गुस्सेल औरत बुलाएंगे। ये काफी ज्यादा परफेक्ट नाम है इसके लिए। ये गुस्सेल औरत सीधा एमसी का दरवाजा तोड़ती है, अंदर घुसने की कोशिश करती है और एमसी के ऊपर ही चिल्ला रही थी। पर तभी एक एनर्जी पाम अटैक आता है जो सीधा इसके पेट में लगता है और इसकी जोर से चीख निकलती है और ये दूर जाके खिसकती हुई यहाँ से जाती है और सीधा एमसी के घर के आंगन में ही जाके गिरती है। वो अपने दांत पीसते हुए आ ऊ करके चिल्ला रही थी, तभी सामने से एक आवाज आती है, क्या तेरी माँ ने कभी ये सिखाया नहीं कि किसी एक घर में एंटर करने से पहले दरवाजा खटखटाया जाता है? ये सुनने के बाद होंगलिंग काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और वो मनी मन सोचती है, लुई तू अब कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा है, यहाँ तेरे सामने झुकने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। पर ये सब सिर्फ वो मनी मन कर सकती है क्योंकि रियलिटी में तो वो सिर्फ गुस्से के मारे अपने बाल ही चबा सकती है। पर यहाँ बात यह है कि इसे लुयू की जरूरत है, इसीलिए वो बड़े प्यार से खड़ी होती है और दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर प्लीज दरवाजा खोल सकते हो क्या आप? तो अंदर से आवाज आती है, दफा हो जाए यहाँ से। ये सुन के गुस्सेल औरत को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फटाफट से बहुत जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हुए चिल्लाने लगती है, क्या तुमने उस टॉम के अंदर से परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ली है? पर तभी कई सारे एनर्जी अटैक्स आते हैं जो सीधे दरवाजा खुल के इसी को ही हिट होते हैं। डायरेक्ट हिट की वजह से ये दूर उड़ती जाती है, पर एकदम से अपने बैलेंस संभालते हुए मनी मन सोचती है, अंदर ही रख, गुस्सा मत हो बिल्कुल नहीं। फिर एकदम से अपने दांत पीसते हुए कहती है, मैं तुमसे दोबारा पूछ रही हूँ, क्या तुमने उस टूम के अंदर से परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ली? तो एमसी की शांत आवाज आती है, नहीं दफा हो जाए यहाँ से। ये सुन के इस गुस्सेल औरत को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने भी पावर्स बनाते हुए सीधा लुई के ऊपर अटैक करने के लिए टूट पड़ती है और चिल्लाती है, तेरे अंदर उसे लेने की हिम्मत है पर उसे लेना एडमिट करने की नहीं। लुई अब मैं तुझसे मौत तक लड़ूंगी। पर तभी उसके सामने एमसी की मास्टर आ जाती है और वो अपना ऑरा रिलीज करती है, होंगलिंग को वहीं पर ही रोक देती है और कहती है, होंगलिंग शांत हो
जाओ। ये सुन के होंगलिंग का सारा गुस्सा चला जाता है और वो कहती है मास्टर। फिर एकदम से वो घुटनों पे जाती है और एकदम बच्चों की तरह रोते रोते चिल्लाने लग जाती है, मास्टर उसने मुझे मारा। वो सिसकियां भरते हुए अपने मास्टर को और भी ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताती है। तो यहाँ पर इसकी मास्टर एमसी की तरफ मुड़ती है और कहती है लुयू तुमने अपनी ही जूनियर सिस्टर पे हाथ क्यों उठाया? वैसे मैंने पिछले एपिसोड में तुम लोगों से कहा था कि एमसी की मास्टर शायद उसकी पिछली जिंदगी में वाइफ रही होगी, पर शायद ऐसा नहीं है क्योंकि ना तो हमें अब तक कुछ बताया गया है इस बारे में और ना ही इसका रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा है। उसकी मास्टर होने की वजह से शायद उसे इतना पता है कि एमसी के पास 9 जिंदगियां थी, अब उसके पास एक ही बची है, तो शायद वो अपनी 8 जिंदगियां बिता के काफी गुस्से के साथ यहाँ पास्ट में आ गया है। और बाकी स्टोरी हमें बाद में तो पता चली जाएगी, अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं। इधर जब इसकी मास्टर लुयू से ये सवाल पूछती है तो लुयू अपनी आंखें खोलते हुए गुस्से में कहता है वो बिना दरवाजा खटखटाए अंदर घुसी चली आ रही थी, इसके अंदर कोई मैनर्स है ही नहीं। तो उसकी मास्टर बड़ी आराम से होंगलिंग की तरफ जाती है और उसे उठाते हुए कहती है पर फिर भी आफ्टर ऑल ये तुम्हारी जूनियर सिस्टर है। चलो भूल जाओ। वैसे होंगलिंग तुम यहाँ लुयू से क्या कराने के लिए आई थी? तो ये गुस्सेल औरत सीधा एमसी की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती है कि उसने एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ले ली है, इसके पास तो इसका कोई यूज भी नहीं है, इसीलिए मैं उसके साथ इसके बारे में कुछ ट्रेड करना चाहती थी। इसकी बात सुनने के बाद लुयू की मास्टर उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है लुयू तुम्हारा एप्टीट्यूड एक्सेप्शनल है, तुम्हें तो एब्सोल्युटली परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल की कोई जरूरत नहीं है, क्यों ना तुम ये अपनी जूनियर सिस्टर को ही दे दो। अगर तुम्हें या किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हें वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। पर इतनी आराम से एमसी को समझाने के बावजूद लुयू अब भी बिल्कुल एटीट्यूड में बैठा हुआ था और इससे कहता है माफ करना पर मुझे भी इस परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल की जरूरत है। ये सुनकर होंगलिंग एमसी की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाती क्या बकवास कर रहे हो लुयू, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि बिना तुम्हारी इस परफेक्ट पिल के मैं अपनी ओरिजिन कोर को कंडेंस नहीं कर सकती? इतनी चिल्ला चोट की वजह से अब लुयू का भी कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है और वो नीचे उतरता है और अपने हाथ में वही रिटर्न टू ओरिजिन पिल को निकालता है और एक गहरी सांस छोड़ता है। ये देख के उसकी मास्टर खुश हो जाती है और कहती है देयर वी गो, दैट्स अ गुड बॉय। वो भी एमसी की तारीफ कर ही रही थी तभी एमसी एकदम से मुस्कुराता है और ही करते हुए एकदम से वो पिल सीधा अपने मुंह में डाल लेता है और अपनी मास्टर के सामने से चबाते हुए निकल जाता है। ये देख के उसकी मास्टर भी हैरान हो जाती है और कहती है लुयू तुम। उसकी मास्टर इससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, पर ये देख के अब वो गुस्सेल औरत और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही पीछे मुड़ जाती है और चिल्लाती जाती है लुयू तू बस देख मैं कैसे अपनी स्कैर्ड कोर को कंडेंस करूंगी और तुझसे अपनी इस बेइज्जती का बदला लूंगी। और अब ये दुश्मनी देख के उसकी मास्टर और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वो गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर अब भी गुस्सा भरा हुआ है, पर क्या इतना एक्सट्रीम जाना जरूरी था? और यहीं उसके खूबसूरत मास्टर का डिसअपॉइंटेड चेहरे के साथ अपना सीन चेंज होता है और हमें चू सॉर्ड मैनर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सॉर्ड मैडन को कोई चम्मच से खाना खिला रही थी और एकदम मीठी आवाज में कहती है लिंगर तुम्हारी मदर ने ये एमराल्ड राइस कोंगी खुद अपने हाथों से स्टीम की है, बस तुम्हारे लिए, जरा स्वाद लेके देखो क्या ये अच्छे बने? ये खाने के बाद सॉर्ड मैडन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो काफी ज्यादा भावुक होते हुए अपनी मदर से कहती है थैंक यू मदर, तुम्ही मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे से ट्रीट करती हो, मैं इस जिंदगी में आपकी और फादर की साइड से कभी जुदा नहीं होना चाहती। ये सुनकर उसकी मदर नौटंकी करते हुए कहती है क्या सच में? क्या तुम्हारे खुद के बर्थ पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छे से? ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि वो तो मुझे जन्म देने के बाद ही गायब हो गए थे, ऐसा पॉसिबल भी कैसे है कि वो मेरे प्रति तुम्हारे और फादर के ट्रीटमेंट के साथ कंपेयर किए जा सके? ये सुनकर उसकी मदर हंसते हुए पीछे मुड़ जाती है और कहती है ठीक है तो चलो इतना काफी है, अब जल्दी करो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुनकर सॉर्ड मैडन भी पीछे से बस हुम कर लेती है और इधर ये औरत मनी मन हंस रही थी, बहुत ही ज्यादा सनकियों की तरह हंसती जा रही थी हम बच गए, हम फाइनली बच गए, हमारी पूरी फैमिली अब सेफ है। और पीछे सॉर्ड मैडन को बहुत जोर से नींद आने लग जाती है और वो एकदम हिचकिचाते हुए कहती है मदर मुझे अचानक से इतना ज्यादा नींद क्यों आ रही है? तो उसकी मदर मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है और कहती है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो बस थोड़ा सो लो। पीछे सॉर्ड मैडन को इतनी जोर से नींद आने लग जाती है कि वो तुरंत ही बेड पे गिर जाती है और अपना सर पकड़ते हुए मनी मन सोचती है कितना अजीब है, मुझे अचानक से इतनी जोर से नींद क्यों आने लगी और मुझे ये इतनी अनकंफर्टेबल फीलिंग क्यों आ रही है? फिर एकदम से वो सीधी लेट जाती है और अपना ऑरा रिलीज करते हुए मनी मन कमांड देती है सर्कुलेट ग्रेट स्लॉटरर स्वॉर्ड स्क्रिप्चर। बताओ मेरे शरीर के साथ क्या गड़बड़ है? जो रिजल्ट उसे देखने को मिलता है उससे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो एकदम शौक के साथ मनी मन सोचती है क्या मुझे जहर दे दिया गया है? मैं ऐसे कैसे पॉइजन हो सकती हूँ? क्या ये हो सकता है कि वो एमराल्ड राइस कोंगी? इतना सोचते ही वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए अपना पेट पकड़ लेती है और मनी मन सोचती है इम्पॉसिबल, मदर ने तो वो पोरेज अपने ही हाथों से बनाई थी, वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएंगी? तभी उसका दरवाजा खटखटाया जाता है और सामने से आवाज आती है लिंगर क्या तुम अभी तक सो गई हो? ये सुन के लिंगर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, वो कंफ्यूज होने लगती है। तो बिना सोचे समझे वो सीधा अपने पलंग पे लेट जाती है और अपने चादर से खुद को कवर करने लगती है और आंखें बंद करके एकदम ऐसा नाटक करने लगती है जैसे कि वो सो गई हो। और अचानक से उसके रूम का दरवाजा खुलता है, उसकी मदर कुछ 3 लोगों के साथ अंदर आती है और एक क्रीपी डरावनी आवाज में कहती है लो
कम हो गया, पॉइजन ने भी अपना इफेक्ट करना शुरू कर दिया है, अब हम भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है पीछे से उन तीनों लोगों में से एक बंदा तो उसका खुद का बेटा है, जो मुस्कुराते हुए अपनी मदर से कहता है, मदर जितना लोग कहते हैं आप सच में उतनी ही इम्प्रेसिव हो। दी ओल्डर दी जिंजर दी स्पाइसियर दी स्पाइस। इस कहावत का मतलब होता है अदरक जितनी ज्यादा पुरानी होती है उतनी ज्यादा उससे मसाला स्पाइसियर बनता है। इधर भी दोनों ही माँ बेटे एकदम डेडली लुक देते हुए स्वॉर्ड मेडन की तरफ घूरने लगते हैं। मदर कहती है, आ जाओ, इसे यहाँ से लेके जाओ और अपने ओल्ड एंसेस्टर को डिलीवर कर दो। ये सुनकर उसका बेटा भी एकदम डरावने तरीके से हंसने लग जाता है, पर इन्हें नहीं पता कि स्वॉर्ड मेडन को इनकी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती जा रही हैं। और अपने ही माँ और भाई से ये डरावने शब्द सुनने के बाद लिंगर का तो मानो दिल ही टूट चुका था। उसे एक बहुत जोर का सदमा लगा था, उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। चैप्टर नंबर 4 हमें दिखाया जाता है कि दो सर्वेंट स्वॉर्ड मेडन को उठा के एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे थे और उन्हीं के पीछे स्वॉर्ड मेडन का पूरा परिवार भी चलता हुआ आ रहा था। तभी स्वॉर्ड मेडन का फादर एक सर्वेंट को बुलाता है और उससे पूछता है, क्या तुमने चूसी को ठिकाने लगा दिया? ये चूसी वही गार्ड है जिसने स्वॉर्ड मेडन को अंदर आने से शुरुआत में रोका था। तो उसका सर्वेंट बताता है, माय लॉर्ड, हमने चूसी और उसके परिवार को पूरी तरह से ठिकाने लगा दिया, कोई सर्वाइवर नहीं बचा। उस सर्वेंट को याद करते ही इस मैनर लॉर्ड की भौहें खड़ी हो जाती हैं और ये इरिटेट होते हुए कहता है, एक्सीलेंट, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी इस ग्रैंड डिजाइन को खराब करने वाला एक सर्वेंट भी हो सकता है। फिर वो गुस्से में करते हुए तिरछी तिरछी नजरों से अपने बेटे की तरफ देखता है और कहता है, अगर ये अचानक खुद से भागते भागते वापस यहाँ अपनी जिंदगी खत्म करने ना आई होती तो यहाँ स्वॉर्ड सैक्रिफाइस में ऑफरिंग के तौर पे तू जा रहा होता। यहाँ तेरी जिंदगी बच गई तो अब इसे सबक के तौर पे लेना और दारू और नशे में अपने दिन बर्बाद करना बंद कर और थोड़ा अपने दिमाग भी इस्तेमाल कर। पर वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, जैसा बाप वैसा बेटा। इसका बेटा अपने फादर के सारे सपनों को हवा में उड़ा देता है और एकदम चैन की सांस भरते हुए कहता है, हाँ फादर, मैं गलत था, मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं अच्छे पूरे मेहनत से कल्टीवेट करूंगा। यहाँ इन लोगों को ये नहीं पता कि स्वॉर्ड मेडन यहाँ इन सब की सारी बातें सुनती जा रही है और वो ये देख के काफी ज्यादा रोने लग जाती है कि ये लोग कह रहे हैं कि मैं यहाँ अपनी जिंदगी खोने के लिए वापस आई हूँ, एक सेक्रीफाइस, तो इस मकसद के लिए इन लोगों ने मुझे बड़ा किया। तभी पीछे से उसका ब्रदर उसे देख के लात टपकाने लगता है और एकदम डार्क लुक में कहता है, चूंकि अब ये वैसे भी मरने ही वाली है तो क्यों ना मैं ही पहले इसके साथ थोड़े मजे कर लूं। इसमें मैं आधा ही घंटा लूंगा बस। पर ये सुन के गुस्से में थप्पड़ा मारने की बजाय उसका बाप गुस्से में बस उसके कान पकड़ के खींचने लगता है और चिल्लाता है, किस तरह की घटिया बातें कर रहा है तू? अगर कुछ नहीं तो ये नाम के तौर पे तेरी बहन है। मेरे चू स्वॉर्ड मैनर की रेपुटेशन को कचरे में मत फेंक। जो सुनकर उसका बेटा आ ऊ करते हुए कहता है, डैड इसमें दर्द हो रहा है, रुको, वो तो बस दो मरे हुए स्लेव्स की पैदाइश है, नाम से हमारा खून का रिश्ता थोड़ी बन जाता है। पर ये सुन के स्वॉर्ड मैडन को एक और बड़ा सदमा लगता है और वो मनी में सोचती है, तो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को इन्हीं लोगों ने मर्डर किया था। तभी स्वॉर्ड मैडन की मदर मुस्कुराते हुए उसके फादर के पास आती है और कहती है, कम ऑन, अब वैसे भी तो मरने ही वाली है, क्यों ना हम 1 घंटे के लिए अपने बेटे को उसके साथ रहने देते हैं। तो उसका फादर इसकी तरफ देखते हुए कहता है, एब्सोल्युटली नॉट, हम ओल्ड एंसेस्टर की स्वॉर्ड रिफाइनिंग में जरा भी देरी नहीं कर सकते, वरना हमारी पूरी फैमिली उनका गुस्सा झेलेगी। पर अब स्वॉर्ड मैडन उसकी मदर को ही इतनी बुरी बातें बोलता देखती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो मनी में सोचती है, मैंने उसे अपनी पूरी जिंदगी अपनी खुद की मदर की तरह ट्रीट किया और फिर भी मेरे बारे में वो इतनी घटिया बातें भी बोल सकती है। अब वो रिग्रेट करने लगती है और मनी मन सोचती है, लुई, क्या ये वो सच्चाई है जिससे तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? तो ये वो रीजन है जिसके लिए तुमने मुझे वापस अपने घर नहीं आने दिया था। वो अपने पास्ट सीन को याद करती है जहाँ वो लुई के साथ खतरनाक ट्रेनिंग कर रही थी, कुछ ज्यादा ही खतरनाक। और वो ट्रेनिंग करते हुए अपने एमसी से कहती है, यंग मास्टर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा याद आ रही है। पर अपना एमसी मुस्कुराते हुए इसे दिलासा देते हुए कहता है, वो तो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी नहीं है, क्यों इतनी जल्दबाजी कर रही हो वापस जाने के लिए? जो सुन के स्वॉर्ड मैडन गुस्से के मारे अपना मुंह फुला लेती है और अपना मुंह मोड़ते हुए कहती है कि वो तो मुझे इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं जितना कभी मेरे बर्थ पेरेंट्स भी ना करते। इसे ऐसे गुस्सा होता देख के लुई मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, चलो तुम तब तक इंतजार करो जब तक मैं अपनी उस स्वॉर्ड को रिफाइन करना कंप्लीट ना कर लूं, देन मैं तुम्हें खुद से तुम्हारे घर लेके जाऊंगा। जो सुन के ये लड़की एमसी के पास आती है और एकदम मीठी आवाज में कहती है, यंग मास्टर, ये किस तरह की बकवास कर रहे हो आप? किस तरह की तलवार को रिफाइन होने में इतना ज्यादा टाइम लगता है? आप तो डेफिनेटली दोबारा मुझे किसी बच्चे की तरह बहला फुसला के यहीं पर रोकने की कोशिश कर रहे हो। फिर अपना सीन चेंज होता है। जब स्वॉर्ड मैडन चू स्वॉर्ड मैनर में पहुंचती है तो वहाँ पर उसे उसका पूरा मैनर जलता हुआ दिखाई देता है। जो सुन के घुटनों पे जाती है और रोते रोते कहती है, डैड, मॉम, लिंगर को आने में बहुत देर हो गई। तब से
से ही उसके मन में लुई के खिलाफ नफरत भर जाती है और वो कसम खा लेती है कि लुई कमीने ये सब तेरी गलती है, मैं तो उससे इसका बदला जरूर लूंगी। यहाँ रियलिटी में उसे काफी ज्यादा रिग्रेट होने लगती है और वो मनी मन सोचती है लुई तो जिस स्वॉर्ड की तुम बात कर रहे थे वो एक्चुअली एक डिमोनिक स्वॉर्ड है। इसके इतना सोचते ही अपना सीन चेंज होता है। इसी सेम टाइम पर अपना एमसी भी सिस्टम की हेल्प से ये पूरा का पूरा सीन HD क्वालिटी में देख रहा था और उसे भी इन सब की बातें सुनाई दे रही थी, जो सुन के यहाँ सामने से सिस्टम एमसी से कहता है होस्ट ये तो सच में शर्म की बात है कि ये इस टाइम पे बेहोश पड़ी है और इस चू फैमिली की बातें सुन नहीं सकती। सामने से लुई भी ये सब देख रहा था और वो सिस्टम की बात सुन के मुस्कुराने लगता है और वो हंसते हुए कहता है हाँ, एक ग्रेट एम्परर रिलम से वापस पास्ट में आया हुआ व्यक्ति आखिर कैसे ही एक चिंदी से स्लीपिंग ड्रग के एक डोज से बेहोश हो सकता है। अभी इस मोमेंट पे वो बस इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए खुद ही रिफ्यूज कर रही है। तो सिस्टम लुई से पूछता है होस्ट क्या आप उसे बचाने का सोच रहे हो। ये सुन के सामने से लुई एक कंफर्टेबल पोज लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है क्या उसे बचाऊं? उसे ऐसे सफर करता देख के मुझे अभी जो सेटिस्फेक्शन हो रही है इससे ज्यादा खुशी तो मुझे कहीं नहीं मिलेगी। फिर आखिर ये एक एम्परर रिलम की रिटर्नी है, उसे अब खुद को बचाने के लिए मेरी जरूरत नहीं। फिर अपना सीन चेंज होता है जहाँ पर ये सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं स्वॉर्ड फोर्जिंग ग्राउंड्स के पास। यहाँ पूरी चू फैमिली एक मेंशन के आगे आती है और सामने स्वॉर्ड मेडन को लेटा के उसी के पीछे घुटनों पे बैठ जाती है और आगे से स्वॉर्ड मेडन का फादर सामने बैठे अपने एंसेस्टर को ग्रीट करता है। मेंशन के आगे एक शैडो था जो धीरे धीरे करके विजुअल होने लगता है और हमें दिखाते हैं ये एक बूढ़ा है चू केनसेंग जो चू स्वॉर्ड मैनर का एक ओल्ड एंसेस्टर है। ये ग्रीटिंग सुन के अपनी आंखें खोलता है और सामने स्वॉर्ड मेडन की तरफ देखने लगता है और एक झलक इसकी बॉडी को निहारते हुए कहता है एक्सीलेंट, अब इसे मेरे हवाले कर दो। फिर वो खड़ा होकर आगे बढ़ने लगता है और पीछे मुड़ के कहता है शाओटियान और शेफे तुम यहीं पर रहो और इस डिमोनिक स्वॉर्ड सेरेमनी को कंप्लीट होते हुए देखो। जो सुन के स्वॉर्ड मेडन का फादर और ब्रदर दोनों ही एंसेस्टर के सामने झुक के उसे धन्यवाद कहते हैं। फिर ये एंसेस्टर आगे बढ़ता है और किसी कोल्ड्रोन के अंदर आग जलाने लगता है। ये आग धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है और इसी कोल्ड्रोन के अंदर एक तलवार तैर रही थी। इस तलवार को देखने से तो कोई नहीं कहेगा कि ये कोई डिमोनिक स्वॉर्ड है, पर जैसे ही कोई इसके करीब आएगा तो इसका ऑरा फील करते ही कोई समझ जाएगा कि ये एक टेरिफाइंग और डिमोनिक एग्जिस्टेंस है। सामने से वो ओल्ड एंसेस्टर इसकी तरफ देखते हुए लालच भरी निगाहों के साथ हंसने लगता है और कहता है कि ये डिमोनिक स्वॉर्ड मेरे 30 साल से भी ज्यादा के लाइफ ब्लड को कंज्यूम कर चुकी है और अब बस एक फाइनल स्टेप बची है, फिर मैं इस डिमोनिक स्वॉर्ड को रिफाइन कर अपनी बना लूंगा। ये सुन के सामने से स्वॉर्ड मेडन का फादर हंसने लग जाता है और ओल्ड एंसेस्टर को कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है कांग्रेचुलेशन ओल्ड एंसेस्टर, जैसे ही आप इस डिमोनिक स्वॉर्ड को रिफाइन कर लोगे वैसे ही आप एक ही स्टेप के अंदर सैटरिंग इन्फेंट रिलम में असेंड कर जाएंगे। ये सुन के वो एंसेस्टर भी हंसने लगता है और अपना हाथ उठा के कहता है चलो अब शुरू करते हैं। उसके हाथ घुमाने से काफी सारी फायर से कवर्ड ब्लैक तलवारें सीधा उस डिमोनिक स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। रिचुअल शुरू हो जाता है, वो डिमोनिक स्वॉर्ड भी इससे रिएक्ट करने लगती है। वो एंसेस्टर कुछ अजीब मंत्र पढ़ता है, फिर कहता है सैक्रिफाइस टू दिस स्वॉर्ड। सामने से स्वॉर्ड मेडन का फादर खुद स्वॉर्ड मेडन को अपनी बाहों में लिए आगे बढ़ने लगता है और सीढ़ियां चढ़ के कहता है आज तो हमारी चू क्लैन के लिए स्वॉर्ड सैक्रिफाइस के तौर पर सर्व कर रही हो, आखिर तुम्हें इतने सालों तक बड़ा करना फालतू तो नहीं गया। फिर वो बिना एक पल भी हिचकिचाए सीधा स्वॉर्ड मेडन को इसी फायर से भरे कोल्ड्रोन के अंदर फेंक देता है। स्वॉर्ड मेडन भी बिना किसी रेसिस्टेंस के इस कोल्ड्रोन के अंदर गिरती जाती है। ये सब देख के पीछे से उसका भाई एकदम से अपनी जुबान बाहर निकालते हुए आहें भरते हुए कहता है क्या वेस्ट था, कितना ट्रेजिक वेस्ट था। पर सामने से स्वॉर्ड मेडन इस फायर कोल्ड्रोन के अंदर जाने के बावजूद मुस्कुरा रही थी। वो एकदम से रिएक्ट करती है और अपने चेहरे पे एकदम टेरिफाइंग एक्सप्रेशन के साथ अपने मुंह से खून थूकते हुए सीधा उस डिमोनिक स्वॉर्ड की तरफ थूक देती है। उसका खून डायरेक्टली उस डिमोनिक स्वॉर्ड से टच होता है और एकदम से उसके अंदर से काफी ज्यादा फायर निकालने लगती है। डिमोनिक स्वॉर्ड की वाइब्रेशंस काफी ज्यादा तेज हो जाती है, वो खुद से ही अब रिएक्ट करने लगती है। ये देख के उसका फादर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और घबराते हुए कहता है अब ये क्या चल रहा है। तभी उसके आंखों के सामने से ही वो डिमोनिक स्वॉर्ड ब्लरिंग स्पीड से गायब हो जाती है और इसी के आंखों के सामने वो स्वॉर्ड जाके स्वॉर्ड मेडन के हाथों में ही थम जाती है। वो अपनी एनर्जी से स्वॉर्ड मेडन को सपोर्ट करने लगती है, इसकी वजह से वो भी इस फायर से भरे कोल्ड्रोन के अंदर फ्लोट करने लगती है। अब वो ऐसे ही फ्लोट करते हुए अपने चेहरे पे बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ इसी ओल्ड एंसेस्टर की तरफ देख रही थी। ये देख के ओल्ड एंसेस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सामने से उसका ब्रदर भी ये देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो चिल्लाता है डैड वो अब भी मरी नहीं। वो ओल्ड एंसेस्टर भी हैरान होते हुए कहता है ये पॉसिबल भी कैसे है। तभी सामने से स्वॉर्ड मेडन एकदम से फुल स्पीड पकड़ती है और इसी ओल्ड एंसेस्टर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वो एक ही बार में
अपने इस ओल्ड एंसेस्टर की छाती में छेद करना चाहती थी। ये देख के ओल्ड एंसेस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसकी आंखों में स्वॉर्ड मैनर का फिगर एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था। वो तुरंत रिएक्ट करता है और अपनी स्लीव्स के अंदर से एक और ग्रीन स्वॉर्ड निकालता है और चिल्लाता है डैम इट। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इसे ब्लॉक करने को तैयार हो जाता है, पर जैसे उसकी स्वॉर्ड इसकी स्वॉर्ड से टकराती है, ओल्ड एंसेस्टर की तलवार तुरंत ही चकनाचूर हो जाती है और वो भी दूर जाके फेंकाता है। ये देखने के बावजूद वो जोर से गुस्से में चिल्लाता है, तुम ऐसे डिमोनिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर वो कुछ और कह पाता उससे पहले ही स्वॉर्ड मैनर की तलवार किसी सांप की तरह जिगजैग घूमती और इसके सर को धड़ से अलग कर देती है। चारों तरफ उस ओल्ड एंसेस्टर का खून फैलने लगता है और इसी खून को अपनी तलवार से झटकारते हुए स्वॉर्ड मैनर कहती है, एक डिमोनिक स्वॉर्ड डीमंस को स्लॉटर करने के लिए बनती है। और इस समय वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। रिग्रेट, एंगर, बिट्रेल उसे अब अपनी फैमिली से घिनाने लग गई थी। उसने 2 जिंदगियों तक अपनी फैमिली का इतना इंतजार किया, इतना भरोसा किया, उन्हें इतना याद किया, फिर भी उसके प्यार का ये रिजल्ट पाके उसका दिल टूट चुका था। चैप्टर नंबर 5। अब स्वॉर्ड मैडन पूरे गुस्से के साथ अपने फादर की तरफ बढ़ने लगती है। सामने उसका फादर इतना ज्यादा घबराने लग गया था कि उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं। वो तुरंत घुटनों पे जाता है और कांपती हुई हालत में इसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम सच में चूलिंग हो? नहीं, तुम लिंगर नहीं हो सकती। पर अब चूलिंग तो यहाँ पूरी तरह से गुस्से में पागल हो चुकी थी। वो अपने किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ सीधा इसकी तरफ आती है और कहती है, क्यों मैंने तुम सबको मेरे सबसे करीबी रिश्तेदारों की तरह ट्रीट किया, फिर भी तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया? पर उसका फादर इसका सवाल इग्नोर करते हुए कहता है, लिंगर अब तो तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई हो, अब तो हमें तुम्हें किसी स्वॉर्ड को सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो अब साथ में घर चलते हैं, ठीक है? पर अब चूलिंग इसका असली चेहरा देख चुकी थी। वो पूरे गुस्से में अपनी तलवार निकालती है और कहती है, तू अपने घटिया मुंह से मेरा नाम लेने के लायक भी नहीं है। और अब बिना हिचकिचाए वो तुरंत अपनी तलवार घुमाती है और सीधा उसके फादर का सर हवा में उड़ जाता है। इस समय वो बिल्कुल किसी डीमन की तरह लग रही है जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चीज को काट के रख देगी बिना किसी दया के। फिर चूलिंग पीछे मुड़ती है जहाँ उसका सो कॉल्ड ब्रदर खड़ा था। चूलिंग की निगाहें उसकी तरफ आते देख के उसका भाई काफी ज्यादा घबराने लग जाता है। वो एक कदम पीछे हटता है और चूलिंग इससे कहती है, अब रही बात तेरी, तू जानवर। तभी उसका भाई इसकी बात काटते हुए कहता है, हाँ मैं जानवर हूँ। वो तुरंत अपने घुटनों पे आके ऊपर नीचे सर पटकने लगता है और एकदम रुआने चेहरा बनाते हुए कहता है, बस मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करो और मुझे जाने दो प्लीज, मुझे मारना मत। पर पलक झपकते हुए चूलिंग अपनी तलवार घुमा के उसकी गर्दनी उड़ा देती है और कहती है, तू तो एक कुत्ते से भी घटिया है। दूर खड़ी चूलिंग की मदर अपने बेटे और पति के भाग्य से अनजान सामने कुछ देख के कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि हमें दिखाते हैं सामने चूलिंग अपने हाथ में तलवार लिए अकेले स्वॉर्ड फोर्जिंग ग्राउंड से बाहर आ रही थी। इससे उसकी मदर थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है, चूलिंग तुम कैसे बाहर आई और बाकी सब कहाँ हैं? पर चूलिंग चुपचाप आगे बढ़ती रहती है और इसके बगल से गुजरते हुए कहती है, आखिर तुम किसकी बात कर रही हो? तो उसकी मदर कहती है, तो तुम्हारा फादर और ब्रदर, तुम्हारी फैमिली। ये सुन के चूलिंग गुस्से में पीछे मुड़ती है और कहती है कि अब मेरी कोई फैमिली नहीं है। इतना कहते ही वो एक और बार पलक झपकती है, अपनी तलवार घुमाती है और सीधा उसकी मदर की गर्दनी उड़ा देती है। पर इस बार उसके चेहरे से सारा गुस्सा, सारे इमोशंस, सारी रौनक गायब हो चुकी है। वो बिना हिचकिचाए कहती है, क्यों ना तुम उन्हें जाके ज्वाइन कर लो। इतना कहने के बाद वो पीछे मुड़ के इसके हाल भी नहीं देखती और सीधा आगे बढ़ते हुए कहती है, चू फैमिली में सभी लोग मरना डिजर्व करते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होकर चू फैमिली की तरफ दिखाते हैं, जहाँ पर एक तलवार फोर्सफुली जमीन में गड़ती है और हमें दिखाया जाता है चूलिंग ने चू फैमिली के सारे लोगों को मार दिया है। इतनी मेहनत के बाद चूलिंग काफी ज्यादा थक चुकी है, वो घायल भी लग रही है। वो अपनी तलवार के सहारे से घुटनों पे बैठी है और ये सारा ही सीन अपना एमसी सिस्टम की हेल्प से लाइव देख रहा है। ये सब देख के लुई कहता है, नॉट बैड, इसने तो चू स्वॉर्ड मैनर में एक भी आत्मा जिंदा नहीं छोड़ी, इवन इसने तो मुर्गियों को भी नहीं छोड़ा। फिर वो हाथ बढ़ा के कहता है, ठीक है चलो अब इसे बंद करो। वो अभी रिलैक्स होकर अपने बेड पे बैठा ही था, तभी उसका सिस्टम एमसी से पूछता है, होस्ट क्या तुम अभी ये देखना कंटिन्यू नहीं करने वाले? अभी एक सैटरिंग इन्फेंट्रिलम का एक्सपर्ट उसे मारने के लिए आने वाला है। ये सुन के एमसी मुस्कुराता है और कहता है, इसमें देखने वाला क्या ही है, वो ये सब कुछ डिजर्व करती है। फिर हमारा सीन चेंज होकर चूलिंग की तरफ आता है, जहाँ पर उसने पूरा चू स्वॉर्ड मैनर को खत्म कर दिया है और फिर भी वो अपने घुटनों पे आगे कहती है, मैं गलत थी, मैं कितनी ज्यादा गलत थी। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो काफी ज्यादा रिग्रेट करने लगती है। फाइट की वजह से उसके कपड़े भी फट चुके थे, वो काफी ज्यादा घायल भी लग रही थी। तभी हमें दिखाते हैं वहीं वो सैटरिंग इन्फेंट्रिलम का एक्सपर्ट इसकी तरफ आने लग गया है। वो चूलिंग को देखता है, उसे देखते ही उसके चेहरे पे काफी ज्यादा इविल स्माइल आने लगती है। यह है रेवरेंड ली जियान। चूलिंग और डिमोनिक स्वॉर्ड को देख के इसके मुंह से लार टपकने लगती है। लालच इसकी शकल पे साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो सामने की
तरफ घूरते हुए कहता है, ये डिमोनिक सोर्ड, ये एक्चुअली कंप्लीट है। फिर हंसते हंसते अपनी तलवार निकालता है और चिल्लाता है, चूंकि ये सोर्ड तुम्हें बस दर्द ही पहुंचा रही है, तो अब मुझे मौका दो इस दर्द से तुम्हें आजाद करने का। वो फुल स्पीड में चूलिंग की तरफ अपनी तलवार घुसाता है। चूलिंग भी बस अपनी तलवार को साइड कर लेती है, मानो उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट ही कर लिया हो। पर ली जियान एकदम से उसके गले पे अपनी तलवार लाके वहीं रोक देता है। वो जब सामने देखता है तो सामने से चूलिंग ने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया था। चूलिंग की शक्ल से ये सब पता चल रहा है कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। अगर थोड़ी देर के बाद वो बार बार अपनी पलक न झपका रही होती तो उसके चेहरे पे जिंदगी का कोई नामो निशान न देख के सभी लोग यही सोचते कि वो मर चुकी है। ली जियांग हंसते हुए कहता है, हाँ ये रिएक्ट नहीं कर रही। वो एक और बार अपनी तलवार उठा के वापस से नीचे लाता है। उसके बाद भी उसे रिएक्ट करता ना देख के वो हंसने लगता है और कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये पूरी तरीके से अपना दिमाग खो चुकी है। चूलिंग ने भी अपनी तलवार जमीन पे रख दी थी, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। ये देख के ली जियांग सनकियों की तरह हंसने लगता है और कहता है, अब से ये डिमोनिक स्वॉर्ड मेरी होगी, तो अब तू मर सकती है। पर इस बार जैसे उसने पूरी किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए अपनी तलवार चलाई थी, वैसे ही चूलिंग एक पल के लिए रिएक्ट करती है और अपनी तलवार उठा के सीधे इसके अटैक को ब्लॉक करती है। पर यहाँ चूलिंग की तलवार से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वो पूरी तरीके से इसे ओवरवेल्म कर देती है। इसके इम्पैक्ट की वजह से इसके सारे के सारे कपड़े फट जाते हैं और वो दूर जाके फिकाता है। उसके हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और बस वो दर्द में कराते हुए चिल्लाता है, ये लड़की, ये तो बस ओरिजिन कोर रिलम पर है, फिर भी इसके पास इतनी खतरनाक स्वॉर्ड स्किल्स कैसे हो सकती हैं? और सामने हमें चूलिंग को दिखाते हैं, उसका चेहरा पूरी तरह से बेजान लग रहा था। वो भी अपनी शक्ल पे बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ नीचे ही देखती जा रही थी। और वो आदमी कहता है, ये लड़की जरूर कोई मैसिव सीक्रेट छुपा रही होगी। मुझे नहीं लगा था कि इस डिमोनिक स्वॉर्ड के साथ मुझे एक और बोनस मिल जाएगा। वो चूलिंग की तरफ ऐसे घूर ही रहा था, तभी अगले ही पल चूलिंग खड़ी होती है और सीधा पीछे की तरफ भागने लगती है। ये देख के वो काफी हैरान और कंफ्यूज हो जाता है। अभी तो ये लड़की बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही थी, फिर अब ये कैसे भागने लगी? तुरंत वो नंगू पुंगू अपनी मोटी तोंद लेके चूलिंग का पीछा करने लगता है और चिल्लाता है, हे यहाँ से भागो मत, अच्छी बच्ची बनो और ली जियांग के पास आओ। ली जियांग एक गुड पर्सन है। पर चूलिंग घायल होने के बावजूद यहाँ से भागती जाती है और मनी मन बस ये एक ही लाइन दोहराती रहती है, मैं गलत थी, मुझे प्रायश्चित करना होगा, मैं गलत थी, मुझे प्रायश्चित करना होगा। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। इसी के साथ अपना सीन चेंज होके लुई की तरफ आता है, जहाँ ये गुस्सैल औरत लुई के घर के दरवाजे को बार बार खटखटाते हुए चिल्लाती है, लुई तुरंत यहाँ से बाहर आ। फिर वो दोबारा लात मारने के लिए अपनी टांग उठाती है और चिल्लाती है, अगर तू बाहर नहीं आया तो मैं अंदर आ रही हूँ। पर वो जैसे ही अपनी टांग उठाती है, वैसे उसे पिछली बार वाली बात याद आ जाती है कि पिछली बार ऐसा करने से उसके साथ क्या हुआ था। ये याद करके वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करती है और मनी में सोचती है, ठीक है। वो बाहर ही खड़े होकर चिल्लाती है, लुई मैंने वो सारे कीमती पिल्स एंड ट्रेजर्स का इस्तेमाल किया, उसके बावजूद मैं सिर्फ हेवन ग्रेड की कोर ही क्यों फॉर्म कर पाई? उनके बिना भी मैं कम से कम एक सेंट कोर को तो फॉर्म कर ही सकती थी। हमें अंदर रूम का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर लुई बड़ी ध्यान लगा के अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। बाहर से वो गुस्सैल औरत अब भी चिल्लाती जा रही थी, लुई क्या तूने जानबूझ के मेरी कल्टीवेशन को सैबोटाज किया है? तू एक पेटी विलन है, यू स्कमबैग। उसने एमसी के रूम के बाहर बिल्कुल भिंडी बाजार की तरह शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया था। इतना सब सुनने के बावजूद एमसी को अब भी ध्यान से कल्टीवेशन करता देख उसका सिस्टम इससे कहता है, होस्ट वो इतनी बुरी तरह से तुम्हारी इंसल्ट करती जा रही है, क्या तुम बस इसे सुनते ही रहोगे? पर लुई अब भी अपना ध्यान भंग किए बिना अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करते हुए कहता है, मेरे कानों को ब्लॉक कर दो, मुझे अभी अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना है। इस जिंदगी में मुझे सेजहुड अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब ऐसी शोर शराबा चलते रहता है और हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। इतना शोर शराबा सुन के एमसी की मास्टर भी यहाँ आ जाती है। वो इस गुस्सैल औरत को इतना जोर जोर से चिल्लाता देख के कहती है, होंगलिंग ऐसे चिल्लाना बंद करो, आखिर तुम्हारे हेवन कोर से लुई का क्या ही लेना देना हो सकता है? अब पीछे से अपने मास्टर को ऐसा आता देख के वो भी थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर वो अपना सर झुका के कहने लगती है, पहले जब भी मैं किसी ब्रेक थ्रू पॉइंट पे पहुंचती तो ये मुझे अच्छे खासे ट्रेजर्स और पिल्स देता ताकि मैं उस ब्रेक थ्रू को परफेक्टली कंप्लीट कर सकूं। पर इस बार मैंने खुद के दम पे काफी सारे पिल्स एंड ट्रेजर्स को ढूंढा अपने परफेक्ट ब्रेक थ्रू के लिए, पर इन एलेक्सर्स ने तो मेरी ट्रू क्यूआई को कम्प्लीटली खराब करके रख दिया। इसकी वजह से मैं सिर्फ हेवन कोर ही बना पाई। ये सुनकर उसकी मास्टर थोड़ी हैरान हो जाती है और वो थोड़ी गुस्से वाली आवाज में कहती है, क्या बकवास कर रही हो? लुई जो तुम्हारे लिए पहले ट्रेजर्स ढूंढ के लाता था, उन्हें वो तुम्हें देने से पहले काउंटलेस बार रिफाइन करता था, जिसकी वजह से उन ट्रेजर्स की क्वालिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी। हर ट्रेजर को रिफाइन करने के लिए वो अपने पूरे दिल और जान से मेहनत करता था। आखिर तुम ऐसी उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि तुम कुछ रैंडम चीजों को मिक्स करके वो पुराना रिजल्ट हासिल कर पाओ? अब ये सुन के होंगलिंग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो थोड़ी नर्वस होने लगती है और हिचकिचाते हुए कहती है, तो आप कह रहे हो कि हर बार लुई ने मेरे हर ब्रेक थ्रूज को कई 100 बार टेस्ट किया था? अब वो थोड़ा हेजिटेट करने लगती है, तभी उसकी मास्टर उसके पास आती है और बड़े प्यार से कहती है, हम सातों में किसे नहीं पता कि लुई तुम्हारी उसकी यंगेस्ट सिस्टर की सबसे ज्यादा परवाह करता है। क्या तुम सच में अंधी हो? क्या तुम्हें ये दिखाई भी नहीं देता? फिर उसकी मास्टर उस
उसके बहुत पास आती है और उसकी प्यार भरी टोन गायब हो जाती है और वो एकदम सीरियस अंदाज में कहती है, अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि जाके अपने सीनियर ब्रदर से माफी मांगो अभी। ये सुन के इस गुस्सैल औरत का गुस्सा दोबारा भड़क जाता है। वो 2 कदम पीछे हटती है और एकदम से चिल्लाने लगती है, नो वे, यही वो बंदा है जिसने मुझे फांग वुक्सी से अलग किया था, फिर इनडायरेक्टली उसे मरवा दिया, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। ये सुन के उसकी मास्टर भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो आगे बढ़ते हुए अपना हाथ घुमाती है और कहती है, ठीक है, अगर तुम माफी नहीं मांगना चाहती तो अभी के अभी माउंटेन के पीछे चली जाओ, खुद अपने कर्मों के बारे में सोच के अपनी गलती पहचानो, जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं आता तब तक तुम वहीं रहोगी। उसके मास्टर के हाथ घुमाने से एक जोरदार हवा की लहर निकलती है जो होंगलिंग को उड़ाते हुए माउंटेन के पीछे ले जाने लगती है। ये देख के होंगलिंग कहती है, भले ही मुझे बैक माउंटेन में ही क्यों न रहना पड़े पर मैं इससे तो माफी कभी नहीं मांगूंगी। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें दिखाते हैं कोई नंगे पांव चलते चलते अपनी तलवार के सहारे से सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि चूलिंग ही है। वो अपने डिमोनिक स्वॉर्ड के सहारे से एमसी के माउंटेन की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बहुत ही जोर से हाँफती जा रही थी। वो सामने एमसी के घर की तरफ देखते हुए कहती है, ग्रेट डाओ सेक्ट। इस बार इसकी आवाज में वो रिजेंटमेंट, वो गुस्सा नहीं था बल्कि बस एक नमी और रिग्रेट सी थी। वो बस हाँफते हाँफते बार बार लुई के कोर्टयार्ड की तरफ ही देखती जा रही थी। चैप्टर नंबर 6। थोड़ी देर तक सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसे सामने से एक लेडी नोटिस करती है, किसी को बड़े धीमे धीमे चढ़ते हुए देख के यहाँ पर वो कहती है, कौन है वहाँ पर, क्यों आए हो तुम यहाँ? पर जब यहाँ चूलिंग देखती है कि उसे किसी ने नोटिस कर लिया है तो वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है। उसकी पूरी टेंस बॉडी थकान के मारे वहीं रिलैक्स होकर नीचे गिर जाती है। उसका सर चकराने लगता है और वो बेहोश होने ही वाली थी पर उससे पहले वो हिम्मत जुटा के बाइलिंग पीक लुई मैं चूलिंग, बस इतना कह के बेहोश हो जाती है। सामने खड़ी सीनियर सिस्टर किसी को ऐसे बेहोश होता देखती है तो वो तुरंत भागते हुए इधर आती है पर वो जैसे ही चूलिंग तक पहुंचती है तभी ऊपर से एक आवाज आती है, वहीं रुक जाओ फेलो कल्टीवेटर। ये सुन के ये लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो थोड़ी कंफ्यूजन में ऊपर देखती है तभी रेवरेंड ली जियांग उड़ते हुए सीधा इसी के सामने नीचे आते हैं और मुस्कुराते हुए इससे कहते हैं, फेलो दाविस्ट, मैं इस वाइल्ड क्रिएचर को काफी लंबे समय से हंट करता आ रहा हूँ, ये तो गलती से यहाँ आ गया। मेरी ग्रेट डाओ सेक्ट की मैजेस्टी को डिसरिस्पेक्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं है, मैं इस घटिया क्रिएचर को इमीडिएटली यहाँ से हटा देता हूँ। पर वो जैसे ही चूलिंग की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है तभी ये सीनियर सिस्टर अपनी तलवार निकाल लेती है और इसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है, क्योंकि इसने बेहोश होने से पहले मेरे खुद के सेक्ट मेंबर्स के नाम बोले थे तो मैं वापस जाके पहले इसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना चाहूंगी। जब सीनियर ब्रदर लुई इसे नकार दें तभी आप इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। वो पीछे मुड़ के एक डिसाइपल को बुलाती है और इससे कहती है, तुम इस पे अच्छे से नजर रखना और मेरे वापस आने से पहले इन्हें इसे यहाँ से ले जाने मत देना। जिसपे वो डिसाइपल भी इन्हें सैल्यूट मारते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया। फिर हमारा सीन चेंज होके बाइलिंग पीक पे लुई के कोर्टयार्ड के अंदर आता है। ये सीनियर सिस्टर लुई के कोर्टयार्ड के सामने आके कहती है, जूनियर ब्रदर लुई, माउंटेन गेट पे आके एक औरत बेहोश हो गई है और वो औरत खुद को चूलिंग बुला रही है। वो काफी ज्यादा इंजर्ड है और उससे कोई पीछे से हंट भी कर रहा है, क्या आप उसे जानते हैं? तो अंदर से आवाज आती है कि कौन है वो? तो बाहर से ये सीनियर सिस्टर एकदम सीरियस आवाज में कहती है, चूलिंग। ये सुन के लुई थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता। अंदर लुई अभी अपने फोकस को ब्रेक नहीं करता और अपनी कल्टीवेशन को नॉर्मली कंटिन्यू रखता है। बाहर से सीनियर सिस्टर की आवाज आती है, क्योंकि जूनियर ब्रदर उस औरत को रिकॉग्नाइज नहीं करते तो मुझे उसके मैटर में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। जिसपे लुई कहता है, मैंने बोला कि मैं उसे नहीं जानता। जो सुन के सामने से सीनियर सिस्टर कहती है, हाँ मैं समझ गई, फिर मिलते हैं। इतना कह के वो यहाँ से चली जाती हैं। सीनियर सिस्टर के जाने के बाद सिस्टम एमसी से कहता है, होस्ट क्या तुम उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे? सिस्टम की आवाज सुन के लुई अपनी कल्टीवेशन से अपनी आंखें खोलता है और फिर हंसते हुए कहता है, हे क्या तुम भूल गए इसने मेरी पास्ट लाइफ में मुझे कैसे ट्रीट किया था? फिर वो अपने हाथ से गला काटने वाला जेस्चर बनाता है और कहता है, और फिर मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ वो मरेगी तो नहीं। फिर हमारा सीन चेंज होता है। 2 मिनट के बाद सीनियर सिस्टर माउंटेन गेट पे आती है और रेवरेंड ली जियांग से कहती है कि मैंने इस मैटर को वेरीफाई कर लिया है, मेरे सेक्ट का डिसाइपल इसे नहीं जानता। ये सुन के तो ली जियांग भी हैरान हो जाता है। तभी सीनियर सिस्टर कहती है कि आप इसे वापस ले जा सकते हैं। जो सुन के ली जियांग हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ग्रेट डाओ सेक्ट राइचस पाथ का एक पिलर है, आखिर वो कैसे इसके जैसे डीमंस के साथ एसोसिएट हो सकता है? उसकी शकल से लालच साफ साफ टपकता जा रहा था। वो अपने घटिया हाथ चूलिंग की तरफ आगे बढ़ाता और कहता है, मैं भी फटाफट से इस डीमन को यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, नहीं तो ये आपके नोबल ग्राउंड पे कहीं दाग ना लगा दे। और वो जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसका हाथ वहीं की वहीं फ्रीज हो जाता है। उसके हाथ को पूरी तरीके से बर्फ में कवर कर लिया गया था। ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए पीछे मुड़ता है और चिल्लाता है, हे कौन है यहाँ पर, किसकी इतनी हिम्मत? और तभी हमें दिखाया जाता है लुई की मास्टर बाई कुई लैंग अपनी टेरिफाइंग पावर्स को रिलीज करते हुए हवा में फ्लोट
करते हुए इसी तरफ आ रही थी और वो दूर से ही चिल्लाती है कि अपने हाथों को पीछे हटा। इस पावरफुल प्रेजेंस को फील करके ये बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी में सोचता है अब चीजें थोड़ी ट्रबल सम होने वाली हैं। बाई कुइलिंग अपनी ब्यूटीफुल एंड इथेरियल प्रेजेंस के साथ माउंटेन गेट पर डिसेंड करती है और बिना किसी इमोशन की झलक दिखाए लीजियांग को इग्नोर करते हुए बस चूलिंग की तरफ ही देखती रहती है। पीछे से वो सीनियर सिस्टर और उसका साथी डिसाइपल दोनों ही कुइलिंग को देख के घुटनों पर जाते हैं और उससे मार्शल आंट बाई कह के ग्रीट करते हैं, पर कुइलिंग तो इन दोनों का कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं देती और इन्हें इग्नोर करते हुए बस आगे बढ़ने लगती है। फिर वो लीजियांग के सामने आती है और चिल्लाती है कि तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये सुन के लीजियांग काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। वो अपने हाथ से बर्फ को तोड़ता है और इसी के ऊपर चिल्लाने लगता है, क्या अब आपका मैग्निफिसेंट ग्रेट डाओ सेक्ट अपने शब्दों से पीछे हट रहा है? राइचस फैक्शन के सेक्ट ऐसे काम नहीं करते। जो सुन के पीछे खड़ी सीनियर सिस्टर अपनी तलवार निकाल लेती है और आगे आते हुए चिल्लाती है, बदतमीज, क्या तू यहाँ ये पता लगाने आया है कि हमारी ग्रेट डाओ सेक्ट की तलवारों में कितनी धार है? पीछे कुइलिंग भी काफी ज्यादा गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करने लगती है, पर सामने से लीजियांग भी तुरंत अपनी तलवार निकाल के फाइटिंग पोज में आ जाता है और चिल्लाता है, हाँ तो कौन डरता है, मेरी तलवार में भी जंग नहीं लगी है, चलो मैं भी दिखाता हूँ कि मेरी तलवार में कितनी धार है। ये सुन के सीनियर सिस्टर भी अपनी पावर्स को रिलीज करने लगती है और अपने ऑरा को ब्लेड्स में कन्वर्ट करते हुए कहती है कि अगर ऐसा है तो। तभी पीछे से मास्टर कुइलिंग का सबर टूट जाता है और वो अपने पावर्स को रिलीज करके हाथ घुमाती है, जिससे सीनियर सिस्टर की सारी ऑरा ब्लेड हवा में मिल जाती है। कुइलिंग के हाथ से एक एनर्जी बीम निकलती है जो सीधा लीजियांग को टच होते ही उसे बर्फ में जमा देती है। अगली पल वो बर्फ काफी ज्यादा सख्त होने लगती है और उसमें काफी सारे क्रैक्स पड़ने लगते हैं और एक धमाके के साथ लीजियांग का पूरा शरीर खत्म हो जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ मास्टर कुइलिंग की पावर इसीलिए इंक्रीज हो गई है क्योंकि ये भी एमसी की 8 एम्प्रेस में से एक रही हैं। पहले ये कंफ्यूजिंग लगता था पर अब हमें ये कंफर्म हो चुका है। बाई कुइलिंग एमसी की मास्टर पास्ट लाइफ में उसकी वाइफ थी जो अब पास्ट में आ चुकी हैं, पर इन्होंने एमसी को अभी नहीं मारा है क्योंकि अभी एमसी ने वो नहीं किया जिसके लिए ये एमसी से इतनी ज्यादा नफरत करती थी। वो क्या चीज है वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। यहाँ बाई कुइलिंग इसकी डेड बॉडी को इग्नोर करती है और सीधा सामने अपनी कोल्ड आइस के साथ सीनियर सिस्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देना, मैं उस औरत को वापस अपने सेक्टर में ले जा रही हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होता है एक बहुत ही बड़े से माउंटेन के ऊपर। इसी माउंटेन में बाई कुइलिंग की आवाज गूंजती है, सीनियर सिस्टर प्लीज चूलिंग को बचा लो। हमें इसी माउंटेन की चोटी पे बने एक घर को दिखाते हैं जहाँ पर चूलिंग एक बेड पे लेटी हुई है। उसके शरीर पर काफी सारे घाव हो चुके हैं। ये देखने से ऐसा लग रहा था कि ये ऑलरेडी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। यहाँ बाई कुइलिंग चूलिंग को लेकर अपनी सीनियर सिस्टर के पास आई है। ये फीमेल सीनियर सिस्टर हीलिंग आर्ट्स में एक्सपर्ट है। जो चूलिंग को एग्जामिन करती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो इसकी चिंता करते हुए कहती है कि ये इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कैसे हो गई है। पीछे बाई कुइलिंग चूलिंग को दया भरी निगाहों से देख रही थी और अपनी सीनियर सिस्टर का सवाल सुन के ये धीमी सांस छोड़ती है और बताती है, जब मैं इस तक पहुंची तब तक तो ये ऑलरेडी अधमरी हो चुकी थी, बस इसकी विल पावर ही इतनी ज्यादा है कि जिसकी वजह से ये अब तक जिंदगी से चिपकी हुई है। तभी वो सीनियर सिस्टर बड़ी क्यूट अंदाज में पीछे मुड़ती है और बड़ी आंख मारते हुए थम्स अप दिखाते हुए कहती है, हाँ चिंता मत करो, जब तक इसके शरीर में जिंदगी का एक स्पार्क भी जिंदा है तब तक मैं इसे जरूर ठीक कर दूंगी। जो सुन के बाई कुइलिंग कहती है कि मैं ये फेवर जरूर याद रखूंगी। फिर हमारा सीन चेंज होता है। थोड़ी देर के बाद चूलिंग अपनी आंखें खोलती है और धीमी आवाज में कहती है, यंग मास्टर। इसे जागा हुआ देख के बाई कुइलिंग उसकी तरफ आगे बढ़ती है और कहती है, लिंगर तुम जाग गई। और कुइलिंग को अपने पास देख के चूलिंग कहती है, सिस्टर बाई यंग मास्टर कहाँ है? सामने वो फीमेल मास्टर अपने पिल्स एंड एलिक्सर्स को अरेंज कर रही थी और इन दोनों की बातें सुन के ये अपने कान खड़े कर लेती है और इनकी बातें सुन के वो मनी मन सोचती है, सिस्टर एक लोली सर्वेंट गर्ल की इतनी हिम्मत जो कुइलिंग को अपनी सिस्टर बुलाए। वो काफी ज्यादा हैरानी से पीछे मुड़ के कुइलिंग के रिएक्शन की तरफ देखती हैं, पर कुइलिंग तो सिस्टर वाले शब्द पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देती और आगे बढ़ते हुए थोड़ी निराशा भरी आवाज में कहती है कि लुई अब भी सिक्लूडेड कल्टीवेशन के बीच है, वो अभी बाहर नहीं आया। पर ये सुन के तो चूलिंग का चेहरा खिल उठता है और बड़ी खुशी से वो कहती है, देन क्या यंग मास्टर ने मुझे बचाने के लिए सीनियर बाई को बुलाया? बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर बाई, पर मुझे फटाफट जाके उन्हें ढूंढना होगा। तो बाई कुइलिंग आगे बढ़ते हुए इसे रोकती है और कहती है कि यहाँ ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, अभी अपने घावों को हील करने पर फोकस करो, शायद जब तक तुम हील होगे तब तक लुई भी अपने सिक्लूजन से बाहर आ जाएगा। जो सुन के चूलिंग काफी ज्यादा जोश में जाती है और चिल्लाती है कि मुझे सबसे पहले जाके यंग मास्टर से माफी मांगनी होगी, मैंने इतने ज्यादा समय तक उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया, मुझे अब जाके पता चला कि वो मुझे फोर्सफुली हत्याना नहीं चाह रहे थे, वो तो बल्कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। सिस्टर भाई शायद हम सबने ही उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लिया। पर जब सामने खड़ी फीमेल मास्टर इस गॉसिप को सुनती है तो उसके कान और भी ज्यादा खड़े हो जाते हैं। उसका चेहरा शर्मीले ख्यालों के कारण लाल पड़ने लगता है और वो मनी मन सोचने लगती है, क्या फोर्सफुली हत्याना चाह रहे हैं हमें? हे भगवान, ये क्या क्या सुन लिया मैंने? आखिर मुझे ये किस तरह के मैसिव घोटाले का पता चल गया है। पर यहाँ गलती हो जाती है कि वो अपने उत्साह को ज्यादा थाम नहीं पाती और बाई कुइलिंग ये नोटिस कर लेती है। पर कुइलिंग को खुद की तरफ देखने के बावजूद वो यहाँ से जाती नहीं, बल्कि वो पीछे मुड़ के बस अपना काम करने लगती है और इनकी बातों को दोबारा सुनने लगती है। जो सुन के बाई कुइलिंग इरिटेट होने लगती है और सीधा इसकी तरफ मुड़ के इसे मुंह पे ही कहने लगती है,
सीनियर सिस्टर। वो इसके कंधे पे हाथ रखते हैं जिससे सीनियर सिस्टर का चेहरा और भी ज्यादा लाल पड़ने लगता है और पीछे से क्विलांग कहती है, क्या आप थोड़ी देर तक बाहर जाने की थोड़ी सी परेशानी कर सकती हैं? मैं लिंगर के साथ कुछ मैटर प्राइवेटली डिस्कस करना चाहती हूँ। ये सुन के सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर एकदम से वो खुद को संभालती है और काफी ज्यादा शर्माते हुए मुस्कुराने लगती है और आगे बढ़ते हुए गेट के पास जाके बाय बाय करने लगती है और कहती है, ऑल राइट, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, तुम दोनों पूरा जी भर के बातचीत करो। सीनियर सिस्टर के जाने के बाद क्विलांग चुलिंग की तरफ मुड़ती है और उनसे कहती है, लिंगर आज के बाद से मुझे सिस्टर बाई कह के मत बुलाना, तुम मुझे सीनियर बाई कह के बुला सकती हो। जो सुन के चुलिंग सर हिलाती है और सामने से क्विलांग कहती है, पहले के समय में जब केओस यीन पॉइजन मेरे शरीर में फैलने लगा था तो लुई ने उस अनअवॉइडेबल काम का इस्तेमाल करके मेरी जान बचाने का नाटक किया। जो सुन के चुलिंग मनी मन सोचती है, क्या इनका मतलब क्या है अनअवॉइडेबल एक्ट से? तभी यहाँ बाई क्विलांग नोटिस करती है कि पीछे से सीनियर सिस्टर अब भी गेट से चिपके हुए हमारी बातें सुन रही है। जो सुन के काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और गुस्से में अपने पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है, फिर एकदम से अपनी पावर से सीलिंग फॉर्मेशन बनाती है और इस रूम को पूरी तरफ से सीलिंग फॉर्मेशन से कवर कर लेती है। हमें बाहर इनकी सीनियर सिस्टर को दिखाते हैं जो बड़े ध्यान लगा के इनकी बातें सुन रही थी। तब एकदम से गेट के आगे एक फॉर्मेशन बनती है जो पूरे के पूरे रूम को लॉक कर देती है। जो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और मनी में सोचते हैं, ये मेरा रूम था और तुम लोगों ने मुझे ही बाहर निकाल के इसे अंदर से लॉक कर लिया। पर फिर भी वो हार नहीं मानती और अपने इस गॉसिप की आदत से लाचार उस फॉर्मेशन पे कान लगा के सुनने की कोशिश करती है और फिर सोचती है, हाँ मुझे कुछ भी सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, क्या ये किस तरह की फॉर्मेशन है? फिर जब उसे रियलाइज होता है कि ये एक लॉकिंग फॉर्मेशन है जो पूरी तरह से आवाज को ब्लॉक कर लेती है तो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन के मारे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, डैम इट, आखिर ये किस तरह का धरती हिला देने वाला घोटाला था जो एक्चुअली इसने मुझे भी यहाँ से ब्लॉक कर दिया। चैप्टर नंबर 7 हमें दोपहर के समय बाइलिंग पीक का सीन दिखाते हैं। सूरज आसमान में है और अब फाइनली लुई की सिक्लूडेड कल्टीवेशन खत्म हो चुकी है। वो अब कल्टीवेशन से उठता है और उबासियां मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। आखिर कई दिनों से वो सोया जो नहीं है। हमें लुई के घर के बाहर दिखाते हैं जहाँ पर चुलिंग घुटनों के बल बैठी हुई है। एमसी का साइड की कियानी उसका सिस्टम ये नोटिस कर लेता है और एमसी से कहता है, होस्ट वो काफी ज्यादा लंबे समय से बाहर बैठी हुई है, क्या तुम जाके एक बार देखोगे नहीं? पर एमसी अब भी बिल्कुल इरिटेशन भरी शक्ल बनाए बिना किसी इमोशंस के कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं अब भी भूला नहीं हूँ कि उसने मेरी पिछली जिंदगी में मेरे साथ क्या किया था। वो जब भी चुलिंग के बारे में सोचता तो उसके जहन में सिर्फ वही फिगर आता, कैसे वो मेरे मरते टाइम पे इतनी इविल स्माइल दे रही थी। कोई जो एक बार धोखा दे सकता है वो दूसरी बार भी दे सकता है। औरतें बस मेरी कल्टीवेशन रफ्तार को स्लो डाउन ही करेंगी। इस जिंदगी में मेरे लिए कल्टीवेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। यहाँ चुलिंग अब भी पूरे दृढ़ निश्चय के साथ एक ही जगह बैठी हुई थी। वो मनी मन सोच रही थी, यंग मास्टर मुझे पूरा भरोसा है, अगर मैं पूरी शिद्दत के साथ टिकी रहूंगी तो एक दिन आप मुझे जरूर माफ कर दोगे। इसके इसी दृढ़ निश्चय के साथ अपना सीन चेंज होकर क्रिम्सन क्लाउड पीक पर आता है। हमें बताया जाता है कि ग्रेट डाओ सेक्ट के एरिया के अंदर 9 मेन पीक्स हैं और 72 माइनर पीक्स हैं। बाइलिन पीक और क्रिम्सन क्लाउड पीक भी इन्हीं में शामिल हैं। हमें इसी क्रिम्सन क्लाउड पीक के ऊपर इस गुस्से लड़की को दिखाते हैं जो बिल्कुल ग्रेसफुल मूवमेंट्स के साथ अपनी शॉर्ट ट्रेनिंग कर रही थी। इसकी मूवमेंट काफी ज्यादा डिग्निफाइड, ग्रेसफुल और काफी ज्यादा मैजेस्टिक थी, पर इसके अंदर पावर है कि नहीं वो पता नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ डांस कर रही है, बस उसकी हर मूव के साथ हवा भी उसके साथ ही डांस कर रही है। पर यहाँ वो अकेली नहीं है, कोई तो उसे पीछे से निहारता जा रहा है। लगता है उसे इस क्रिम्सन क्लाउड पीक के ऊपर एक स्टॉकर मिल गया और इस शर्मीले नौजवान का नाम है लिंगू वुशांग। हम इसे लिंगू बुलाते हैं और जैसा कि तुम्हें दिख ही रहा है वो तो इसकी मूवमेंट से पूरी तरीके से मेस्मराइज हो चुका है। इस गुस्से लड़की के अंदर उसे पता नहीं कहां से सुंदरता नजर आ जाती है और वो कहता है, ये औरत, ये तो सच में। पर इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाता है, एक उड़ती हुई तलवार आती है और सीधा उसी पत्थर पे जाके लगती है जिसके पीछे वो छुपा हुआ था। ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके मुंह से भी उफ निकल जाता है और हमें इस गुस्से लड़की को दिखाते हैं जो काफी ज्यादा नॉर्मली कहती है, कौन है वहाँ पर? पता नहीं क्यों इस बार इसको गुस्सा क्यों नहीं आया। इसके इतना कहते ही लिंगू पत्थर के पीछे से बाहर आ जाता है। वो गुस्से लड़की भी एक छलांग मार के सीधा इसी के आगे आ जाती है और ये बंदा उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं हूँ लिंगू वुशेंग, जूनियर सिस्टर होंगलिंग। मैं क्रिम्सन क्लाउड पीक का न्यूली इंडक्टेड हेड डिसाइपल हूँ। यहाँ होंगलिंग भले ही कैसी आड़े टेढ़ी शक्ल बनाए ही क्यों ना खड़ी हो, पर लिंगू की निगाहों में वो इस समय सबसे ज्यादा सुंदर औरत लग रही थी। होंगलिंग अपनी मीठी आवाज में कहती है, ओ तो तुम हो लिंगू वुशांग। वो अपने मनी में सोचती है कि ये नाम तो मैंने पास्ट में बहुत पहले सुना था। तो ऐसा लगता है कि जब सीनियर ब्रदर ने ग्रेट डाओ सेक्ट के होली सन की पोजीशन से रिफ्यूज कर दिया था तो उनकी जगह ग्रेट डाओ सेक्ट के होली सन की पोजीशन इसको मिल गई थी। फिर फ्यूचर में ये 8 हेवंस तक असेंड कर गया था, पर अंत में डार्क टर्मोइल के अंदर फाइट करते करते ये
मारा गया। तो मेरे ख्याल से ये भी एक असली हीरो की तरह काउंट होना चाहिए। यहाँ लिंगू अब भी ग्रीटिंग पोजीशन में मुस्कुराए जा रहा था। वो कहता है, जूनियर सिस्टर, मैंने अभी देखा कि तुम किस तरह की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही थी। ये तो सच में काफी ज्यादा शानदार थी। क्या मैं कुछ पॉइंटर्स ले सकता हूँ? जो सुन के ये बंदी हंसते हुए गहरी सांस भरती है और फुल सुपीरियोरिटी भरे अंदाज में कहती है, बच्चे तू मेरा कोई मैच नहीं है। बच्चा सुन के तो अब लिंगू का भी मर्दानापन जाग जाता है और वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, तुम मुझसे भी छोटी हो, उसके बावजूद तुम मेरे साथ इतने घमंड में बात कर रही हो। जो भी हो, जब हम एक बार ट्राई करेंगे तो पता चल ही जाएगा कि मैं तुम्हारा कोई मैच हूँ या नहीं। अगले ही पल होंगलिंग अपनी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करती है और सीधे इसके चेहरे के करीब आ जाती है और वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए कहती है, तो चलो कैसा रहेगा कि तुम पहले जाके लुई को चैलेंज करके आओ। अगर तुम उसे हरा दोगे तो फिर तुम मेरे साथ स्पार करने के लिए आ सकते हो। पर इस छोटी सी क्लोजनेस की वजह से ही लिंगू पिघल जाता है। वो शर्माते हुए हैरानी से पीछे हटता है और थोड़ी नजरें चुराते हुए पूछता है, कौन है लुई? उसके लिए मेरे पास तो कोई नाराजगी या दुश्मनी है ही नहीं, तो मैं जाकर आखिर उससे चैलेंज क्यों करूं? लगता है ये लिंगू पूरी तरह से अपने लोअर पार्ट से नहीं सोचता, इसके पास थोड़ा दिमाग तो है। ये सुन के होंगलिंग अब इसके साथ बिल्कुल कैजुअल होने लगती है। वो एक गहरी सांस भरते हुए नीचे पड़े एक पेड़ के ऊपर बैठते हुए कहती है, ये लुई ही वो वजह है जिसके लिए मेरे मास्टर ने मुझे पनिश किया और यहाँ क्रिम्सन क्लाउड माउंटेन के ऊपर एक सोलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया। ये सुन के लिंगू इसके पास आता है और धीमे आवाज में कहता है, ठीक है, बताओ मुझे जूनियर सिस्टर, आखिर एग्जैक्टली उस लुई ने आपको किस तरह से फंसाया? ये सुन के होंगलिंग भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, ठीक है बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ कि आखिर ये कहानी शुरू कैसे हुई। तो अब इसी सुहावने मौसम के दौरान होंगलिंग की एक तरफा कहानी शुरू हो जाती है। वो बताती है, ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जिस दिन मैंने लात मार के उसके दरवाजे को तोड़ दिया था। हमें पता नहीं चलता कि वो इसके बाद क्या बताती है, पर पता नहीं वो इस कहानी में कितना कुछ बता जाती है कि 1 घंटा खत्म हो जाता है। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाते हैं। लिंगू ये 1 घंटे की लंबी कहानी सुनने के बाद अब पूरी तरीके से गुस्से में आ चुका है। वो एकदम से चिल्लाता है, व्हाट, ये तो कितना बेहुदा है, बस ये सुनने से ही मेरा खून खोल रहा है। इस तरह का पर्सन तुम्हारा सीनियर ब्रदर कहलाने के भी लायक कैसे हो सकता है? वो ये चिल्लाते हुए खड़ा होता है और यहाँ से तुरंत गुस्से में बाहर जाने लगता है और वो इससे कहता जाता है, बस तुम यहीं पर इंतजार करो जूनियर सिस्टर, मैं भी जाता हूँ और तुम्हारे बिहाफ पे उस लुई से बदला लेके आता हूँ। मैं पहले उसे हराऊंगा, फिर उससे फोर्सफुली तुमसे माफी मंगवाऊंगा। पर ये सुन के अब होंगलिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो हिचकिचाते हुए कहने लगती है, 1 मिनट, क्या तुम सच में जा रहे हो? अरे रुको, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। पर यहाँ लिंगू भी बिल्कुल जिद्दी खिलाड़ी था। वो गुस्से में आगे बढ़ते हुए चिल्लाता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर मैं आज उस लुई को अच्छा सा सबक न सिखाऊं तो मैं लिंगू वुसांग यहाँ के हेड डिसाइपल कहलाने के लिए वर्दी ही नहीं हूँ। इसके इस डिक्लेरेशन के बाद अपना सीन चेंज होके लुई की तरफ आता है। ये तो बिल्कुल कल्टीवेशन का कीड़ा ही बन चुका है। एक बार अभी कल्टीवेशन करके उठा ही था, अब दूसरी बार भी बैठने लगा। अभी बस वो फोकस करने के लिए बैठा ही था, तभी वो सेंस करता है कि उसके कोर्टयार्ड के अंदर कोई तो आया है। वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, कौन है बाहर? सामने से एक मर्दाना आवाज आती है, लिंगू वुसांग। लिंगू वुसांग नाम सुनते ही लुई के दिमाग में एक अरीना फाइट की याद आती है। वो इस नाम से इस बंदे को पहचान जाता है और मनी मन सोचता है, क्या ये बंदा यहाँ क्यों है? लॉजिकली सोचे तो हमारी पहली मुलाकात तो ऑल सेक्टर डिसाइपल टूर्नामेंट के अंदर होनी चाहिए। मुझे याद है कि मैं उस टाइम पे चैंपियन था और ये भी एक रनर अप था। अब पहले जाके लुई दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही सामने से लिंगू कहता है, क्या तुम लुई हो? जो सुन के लुई कहता है, करेक्ट, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि सीनियर ब्रदर लिंगू का आज इस क्रिम्सन क्लाउड पीक पे आना कैसे हुआ? यहाँ आपका मुझसे क्या काम है? पर लुई की बात सुन के लिंगू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इससे पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? तो अब मौका मिलते ही लुई इस लिंगू की तारीफों के पुल बांधने लगता है। बिल्कुल मैं जानता हूँ, सीनियर ब्रदर की तो कहानियों में भी उनका चेहरा भी साफ साफ छपा दिखता है। 2 महीने 12 दिनों पहले आपको इस सेक्ट में एडमिट किया गया था और एडमिशन के पहले ही दिन आपने हेवनली कोर को कंडेंस कर लिया। ये तो सच में काफी एडमायरेबल है। लुई की तारीफें सुन के लिंगू की छाती और भी चौड़ी हो जाती है और वो एकदम सर उठाते हुए कहता है, फिर बिना बताए लुई के घर को अपनी प्रॉपर्टी समझते हुए अंदर घुसने लगता है और कहता जाता है, अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारी आंखें सच में तेज हैं। हाँ, पर अगर मैं सटीकता से बताऊं तो मुझे यहाँ आए बस 2 महीने 11 दिन ही हुए हैं। पहला दिन तो मेरा एंट्री प्रोसेसिंग में ही चला गया था, उसके बाद तो मुझे कल्टीवेशन का टाइम ही नहीं मिला। ये सुन के लुई इसको अपने ही मुंह से बढ़िया करने देता है और इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, सीनियर ब्रदर का टैलेंट तो सच में फॉर्मिटेबल है।
है, पूरे ग्रेट डाउ सेक्ट के लिए भी आप एकदम सोने की तरह कीमती हो। पर अचानक से लिंगो अपने होश में आता है और इसकी तारीफों को साइड करते हुए सीधा एमसी की तरफ उंगली पॉइंट करता है और एकदम गुस्से में कहता है, एक मिनट नहीं, पहले अपने मुंह से ये स्माइल हटा, मुझे यहाँ बेवकूफ बनाना बंद कर, मैं यहाँ तुझे चैलेंज करने के लिए आया हूँ। ये सुन के चारों तरफ का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है और अपना एमसी भी अपने असली रंग दिखाने लगता है और मुस्कुराते हुए कहता है, एक चैलेंज, चलो ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ कब से काफी ज्यादा बोर हो रहा था। तो अब ये दोनों ही स्पारिंग के लिए बाहर आ जाते हैं और लिंगू तुरंत अपनी तलवार निकालते हुए लुई के ऊपर रश कर देता है। लुई मनी मन सोचता है, लिंगू वुशांग, मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे अंदर काफी पोटेंशियल है, तो मेरे ख्याल से मैं तुम्हें थोड़े पॉइंटर्स तो दे ही सकता हूँ। वह यहाँ ये मनी मन सोच ही रहा था, तब यहाँ सामने से लिंगू आगे बढ़ते हुए कहता है, अब मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला लुई, तैयार हो जाओ। इतना कहकर वो तुरंत ही एमसी के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक स्लैश मार देता है। पर लुई वो तो एक कदम साइड में करता है और अपने दो हाथों से उसकी तलवार को साइड में कर देता है। ये देखकर तो लिंगू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी मन सोचता है, क्या इसने एक्चुअली मेरे अटैक को फिंगर से ही ब्लॉक कर लिया। अगले पल लुई भी अपने ऑरा को रिलीज करता है, अपनी मुट्ठी में जमा करते हुए सीधा एक काफी खतरनाक मुक्का बनाते हुए लिंगू की तरफ रश कर देता है और चिल्लाता है कि सीनियर ब्रदर, मेरे ऑफेंस के लिए माफ करना। पर यहाँ लिंगू ये खतरनाक पंच देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए अपनी तलवार को आगे लाता है, इससे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसे पता था, ओ नो, पर उसे कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। यहाँ एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, पर यहाँ लुई बस लिंगू को एक अच्छा सबक सिखाना चाह रहा था, तो वो बस अपनी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और बिना इसको पंच मारे सीधे इसके पीछे आ जाता है। लिंगू एक सेकंड के बाद ही नोटिस करता है कि वो मेरे पीछे आ गया है, पर जब तक वो नोटिस करता है तब तक तो लुई ने पीछे से उसके पीठ पे एक जोरदार लात मार दी थी। वो बस चिल्लाता ही रहता है और सीधा मुंह के बल 4 कदम दूर जाके गिरता है। इस मूव के अंदर लुई ने ना किसी लीथल वेपन का इस्तेमाल किया था, ना ही उसने अपने ऑरा का, पर फिर भी इस मूव की वजह से लिंगू की काफी ज्यादा बेइज्जती जरूर हो गई थी। फिर सामने से लुई इसे नीची नजरों से देखते हुए मुस्कुराता है और कहता है, सीनियर ब्रदर अब ठीक है, इतना काफी होना चाहिए। पर लिंगू भी काफी ज्यादा जिद्दी था, वो तुरंत खड़ा होता है और सीधा इसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, एक और बार। वो तुरंत अपनी तलवार निकालते हुए इस बार अपनी क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट को इस्तेमाल करने लगता है। वो अपने फाइटिंग स्टैंस में आके अब एमसी से बिल्कुल सीरियस फाइट करना चाहता था। चैप्टर नंबर 8, लिंगू अपने सबसे ताकतवर अटैक के साथ लुई के ऊपर स्नीक अटैक करता है। वो मनी मन सोच रहा था कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि तू इसे भी डॉज कर सकता है। जब तक वो स्वॉर्ड लुई के सीने तक पहुंची थी तब तक तो लुई ने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया था, पर अगले पल लुई अपनी सबसे ताकतवर मूवमेंट स्किल्स का इस्तेमाल करता है और बस आधे सेकंड में लिंगू के कंधे के बगल में ही आ जाता है। लिंगू ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लुई तुरंत लिंगू के बगल में आने के बाद भी अटैक नहीं करता, पर लुई की इतनी तेज रफ्तार को देख के लिंगू को काफी जोर का झटका लगता है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में चिल्लाने लग जाता है, व्हाट, ये कैसे पॉसिबल है। तभी लुई तुरंत अपने पंच में अपना रेड डेडली ऑरा जमा करता है और सीधा लिंगू की तरफ आगे बढ़ाने लगता है। लिंगू ये देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। तभी अचानक सामने से लुई अपनी मुट्ठी खोल लेता है और सिर पे अपना हाथ इसकी तरफ आगे बढ़ाने लगता है। वो हाथ अब भी इसके डेडली ऑरा में कवर्ड था। लुई इससे कहता है कि इसे ध्यान से देखो, मैं सिर्फ ये एक ही बार दिखाऊंगा। ये सुन के तो लिंगू की अपनी आंखें बंद करने की भी हिम्मत नहीं होती, पर फिर भी वो लुई की इतनी तेज रफ्तार की वजह से काफी ज्यादा हैरान था। और जिससे पहले कि वो अपनी अगली मूव के बारे में सोच ही पाता, लुई का पंच सीधा इसकी तरफ आता है, इसकी कॉलर को पकड़ता है और उठा के जोरदार तरीके से दूर फेंकता है। पर लिंगू भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो थोड़ी देर जमीन पे फिसलते हुए जमीन की टाइल्स तोड़ देता है, फिर उछल के सीधा अपना बैलेंस बनाता है। एमसी की ताकत देख के उसके भी पसीने छूट रहे थे। यहाँ लुई के लिए तो ये सब सिर्फ वार्म अप के जैसा था। वो अब अपनी रिस्पेक्टफुल टोन को बंद करता है और एकदम फुल एटीट्यूड में कहता है, वेल क्या तुम कंटिन्यू करना चाहते हो। पर सामने पिटने के बाद भी लिंगू हार नहीं मानता और थोड़ी नम आवाज में कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी ताकत मुझसे ज्यादा है और मेरे कंपैरिजन में तुम्हारी टेक्निक्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, पर मेरा कॉम्प्रिहेंशन का टैलेंट तुमसे ज्यादा सुपीरियर है। ये सुन के लुई के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है और वो एकदम ताना कसते हुए इससे कहता है, ओ तो आखिर इससे तुम्हारा मतलब क्या है। पर लुई के इतना कहते ही सामने लिंगू अब पूरी तरीके से ट्रिगर हो चुका था। वो अब अपनी सारी इंटरनल एनर्जी को स्लेसेस की तरह रिलीज करने लगता है और चिल्लाता है, द क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट, मैं ऑलरेडी इसका सेकंड फॉर्म मास्टर कर चुका हूँ। उसकी तेज तर्रार इंटरनल एनर्जी आसपास के सारे पत्थरों को तोड़ ताड़ के सीधा लुई की तरफ ही आगे बढ़ रही थी। पर इतने खतरनाक और डेडली सीन को देखते हुए भी लुई बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं। वो अपनी जगह पर खड़े खड़े इस अटैक को हेड ऑन लेने का कहता है और जब वो अटैक बिल्कुल उसके करीब आ चुका था तो एकदम सीरियस टोन में कहता है कि सीनियर ब्रदर, आपका एटीट्यूड सच में रिमार्केबल है। फिर एक बार हाथ हिलाता है और सारे के सारे हमलों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। लिंगू का सबसे ताकतवर सबसे प्राउड अटैक बस लुई के हाथ हिलाने भर से कांच की तरह टुकड़ों में बिखर जाता है। ये सीन देख के तो लिंगू की वही बोलती बंद हो जाती है, उसकी फटके 64 हो चुकी
चुकी थी, उसका पूरा शरीर पसीने में पानी पानी हो चुका था। वो अगले 3 सेकंड तक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस इस सीन को घूरता ही रह जाता। उसे अब भी इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसका सबसे ताकतवर अटैक इतनी आसानी से टूट जाएगा। इस अटैक के बाद लुई मुस्कुराते हुए अपने हाथों से ग्रीटिंग का साइन बनाता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर चलो आज के दिन के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये सुन के लिंगो अपने आप को होश में लाता है और एमसी को ग्रीट करते हुए पूरे भारी मन के साथ कहता है, मैं हार मानता हूँ, तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में इनक्रेडिबल है। भविष्य में तुम्हारी अचीवमेंट्स तो मुझे इंडिफाइनाइटली सरपास करेंगी। तो एमसी इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करना, अगर कोई मुझे इसके बारे में पूछेगा तो मैं उसे बताऊंगा कि हमने 10 राउंड्स तक खतरनाक फाइट लड़ी, उसके बाद जाके मैं नैरो मार्जिन से विक्ट्री जीत पाया। ये सुन के लिंगू का भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो हंसने लग जाता है और लुई से कहता है, लुई तुम सच में एक अच्छे बंदे हो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। फिर वो पीछे मुड़ के यहाँ से निकलने लगता है और कहता जाता है, ठीक है तो हम दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए फेयरवेल। अचानक से उसे पीछे से कोई दिखता है और हमें पता चलता है ये चूलिंग जो उड़ते उड़ते हड़बड़ाते हुए यहाँ आती है और लुई को देख के हैरानी से कहती है, लुई तुम फाइनली बाहर आ गए। इसे देख के लिंगू हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, हाँ क्या यहाँ बाइलिंग पीक पे इतनी सारी ब्यूटीज हैं। पर लुई तो चूलिंग की तरफ एक झलक भी नहीं देखता और जैसे ही चूलिंग यहाँ आती है लुई तुरंत नई नवेली दुल्हन की तरह घर में घुस जाता है और झट से दरवाजा बंद कर लेता है। ये देख के तो यहाँ चूलिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर एकदम से भागते भागते लुई के दरवाजे के सामने आके घुटनों पे बैठ जाती है और एकदम से चिल्लाती है, सीनियर ब्रदर आपने दोबारा मेरे आगे दरवाजा लॉक क्यों कर लिया। यहाँ चूलिंग की आवाज काफी ज्यादा इमोशंस और रिग्रेट से भरी हुई थी, उसके बावजूद उसे लुई से एक रिप्लाई भी नहीं मिलता। तभी लिंगू इसके पास आता है और आराम से इससे कहता है, यंग लेडी लोग कहते हैं कि एक यंग मेडन की डिग्निटी सोने से भी ज्यादा कीमती होती है और यहाँ इस दुनिया में ढूंढोगे तो चारों तरफ काफी सारी लहलाती घास मिलेगी। यहाँ लहलाती घास का मतलब है हैंडसम बंदे। ये कहावत मारने के बाद लिंगू कहता है कि चूंकि उसने तुम्हें देखने से इनकार कर ही दिया है तो तुम एक ही सिंगल ट्री से क्यों लटकी हुई हो, जरा आसपास देखो, क्या पता और भी अच्छा मिल जाए। पर चूलिंग वो तो इसकी बातों पे ध्यान भी नहीं देती, मतलब उसने इसके ऊपर कुछ रिएक्ट भी नहीं किया था, पीछे मुड़ के देखा तक नहीं। वो सामने बस लुई से कहती जाती है, सीनियर ब्रदर क्या आप एक बार दरवाजा खोल के अपनी लिंगर की तरफ एक झलक भी नहीं देख सकते। ये देख के लिंगू पूरी तरह से हार मान जाता है और यहाँ से निकलते हुए मनी मन सोचता है, भूल जाओ ये लड़की सुंदर तो है पर ये तो बड़े शर्म की बात है कि ये अंधी है। मैं लिंगू वुशांग इतना डैशिंग बंदा इसके सामने खड़ा है फिर भी ये ऐसे एक्ट कर रही है जैसे मैं इनविजिबल हूँ। हाँ, फिर वो ऐसे ही चूलिंग को घुटनों पे बैठा छोड़ के यहाँ से निकल जाता है। फिर अपना सीन चेंज होकर इसी गुस्से लड़की पे आता है जो अब भी अपनी शॉट की प्रैक्टिस किए जा रही है। तभी पीछे से हमें लिंगू को यहाँ आते हुए दिखाते हैं और वो आते ही पीछे से चिल्ला देता है कि मैं हार गया। अब यहाँ दोबारा अपनी ट्रेनिंग के बीच लिंगू को इसे डिस्टर्ब करते हुए देख के हैरान हो जाती है, पर इसका डिसअपॉइंटेड चेहरा देख के इसे ज्यादा सरप्राइज नहीं होता। वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखती है और कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम उसका कोई मैच नहीं हो। ये सुन के लिंगू सर झुकाए आता है और सीधा उस गिरे हुए पेड़ के ऊपर बैठ के कहता है, हाँ पर वो एक्चुअली एक डिसेंट बंदा है, पक्का उतना घटिया तो नहीं है जितना तुमने उसे बताया था। ये सुन के वो गुस्से लड़की एकदम सीनियर वाले अंदाज में इसकी तरफ देखती है और थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, वो मर्दों के प्रति थोड़ा डिसेंट हो सकता है पर जब बात औरतों की आती है तो फिर तो उसे डिसेंट की कैटेगरी के आसपास भी नहीं रखा जा सकता। औरतों की बात सुन के यहाँ लिंगू को चूलिंग की याद आ जाती है। वो थोड़ा सोचते हुए बताता है, ओह हाँ तुम उसे इतना अच्छे से जानती हो, अब जब तुमने मुझे बताया है इस बारे में तो मैंने उसके दरवाजे के बाहर एक यंग मेडन को घुटनों पे बैठे हुए देखा था। वो काफी ज्यादा दयनीय लग रही थी, उसके बावजूद लुई ने उसके सामने ही दरवाजा बंद कर दिया और उसे देखने से भी इनकार कर दिया। ये सुन के गुस्से लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और एकदम से इससे पूछने लगती है, क्या यंग मेडन वो कैसी लगती है, क्या तुम्हें उसका नाम पता चला। जो सुन के लिंगू इससे बताता है कि वो काफी ज्यादा सुंदर थी और वो खुद को लिंगर कह के बुला रही थी। लिंगर का नाम सुनते ही यहाँ इस गुस्से लड़की के दिमाग में सिर्फ चूलिंग का ख्याल आता है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और मनी मन सोचती है, क्या चूलिंग वो वापस आ गई, कैसे, क्यों। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा परेशान सी होने लग गई थी। वो पूरे ग्राउंड में ऐसे गोल गोल चक्कर काटने लग जाती है और मनी में सोचती है, क्या अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके बारे में सोचने से उसका चेहरा पता नहीं क्यों लाल सा पड़ने लग जाता है और वो मनी में सोचती है, नहीं मैं एब्सोल्युटली जेलस नहीं हो सकती। हाँ वेट मैं क्यों जेलस होने लगी, कैसा तो मजाक था, मैं और जेलस और वो भी लुई के ऊपर, इम्पॉसिबल। पर इसका ये एटीट्यूड देख के पीछे लिंगू की तो पूरी हिम्मत जवाब दे जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि बस एक ही दिन में उसकी सारी
दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ खत्म हो चुकी है। वो डिसअपॉइंटमेंट में मनी मन सोचता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या अब ये भी लुई की औरतों में से ही एक है? हाँ, अगर ऐसा है तो अब मुझे ब्लेम मत करना एक जेंटलमैन की तरह बिहेव ना करने के लिए। वो तुरंत अपनी बची कुची हिम्मत मोटिवेशन को जगाता है और अपनी तलवार उठा के सीधा जूनियर सिस्टर के पीछे खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, जूनियर सिस्टर, मैंने अब लुई को चैलेंज करने का अपना वादा पूरा कर लिया है। तो अब जैसा कि हमने एग्री किया था, अब आपकी बारी है मेरे साथ स्पार करने की। जो सुन के होंगलिंग इससे कहती है, पर तुम एक्चुअली उससे हरा तो नहीं पाए ना? ये सुन के लिंगू एकदम से अपनी इंटरनल एनर्जी को एक्टिवेट करता है और एक धमाके के साथ काफी सारे शार्प स्लेसेस की तरह इसकी तरफ ये शूट आउट करता है और सामने से चिल्लाता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए उसे चैलेंज करने गया था, तुम्हें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो होना ही होगा। ये सुन के अब इस गुस्सेल औरत होंगलिंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी तलवार निकालते हुए एकदम डेडली टोन में चिल्लाती है, ठीक है तो अगर अब तुम्हें फाइनली हार मानने के लिए यही चाहिए तो मैं तुम्हें यही देती हूँ। फिर वो बिल्कुल किसी सनकी डीमन की तरह अपनी लाल लाल आंखों के साथ इंटरनल एनर्जी के एक धमाके के साथ सीधा लिंगू के ऊपर रश कर देती है और चिल्लाती है कि बस ये याद रखना, मैं उतनी ज्यादा दयावान नहीं होने वाली हूँ जितना वो लुई था। फिर क्या था अब इस फाइट का रिजल्ट तो हम खुद भी इमेजिन कर सकते हैं। पूरी बाइलिंग पीक पर लिंगू की आवाजें गूंजने लगती हैं। वो चीखता चिल्लाता जा रहा था पर उसकी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं था। अगले 20 मिनट तक माउंटेन के पीछे धमाके होते ही जाते हैं। लिंगू की आवाजें जोर जोर से चिल्लाती जा रही थी, आह जूनियर सिस्टर थोड़ा आराम से। ये फाइट ऐसे ही चलती जाती है और अब हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाते हैं। तो जैसा कि हम देख ही सकते हैं, लिंगू के ऊपर काफी सारे जुल्म ढाए गए हैं इस 1 घंटे में। उसकी इच्छा शक्ति, हिम्मत, मोटिवेशन सब कुछ अब 0 हो चुका है। मार मार के उसकी ऐसी हालत कर दी गई है कि उसकी मदर भी पहचान नहीं पाएगी और अब वो पूरी तरीके से हार मान चुका है। सामने होंगलिंग फुल एटीट्यूड दिखाते हुए स्टाइल से अपनी स्वॉर्ड को पीछे करती है और एकदम घूमते हुए कहती है कि अब से मेरी कल्टीवेशन में कभी डिस्टर्ब मत करना, ठीक है, दफा हो जा। पीछे लिंगू बस डिसअपॉइंटमेंट में कमर झुकाए खड़ा था। फिर वो रोते रोते कहने लगता है कि क्या इस बाइलिंग पीक पे सभी लोग मॉन्स्टर हैं या हर एक पिछले वाले से भी ज्यादा रूथलेस क्यों होता है? तुम लोग बस इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा। पर यहाँ होंगलिन वो तो इसे पूरी तरीके से इग्नोर करती है, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देती, रोए गाए चाहे जो करे। पर यहाँ वो टेंस एक्सप्रेशंस के साथ ये सोच रही थी कि चूलिंग यहाँ वापस क्यों आई है। फिर एकदम से अपनी इंटरनल एनर्जी को एक्टिवेट करती है और फुल स्पीड में एक धमाके के साथ उड़ते हुए सीधा बाइलिंग पीक की ऊंचाई पे पहुंचने लगती है। वो पूरी तरह से अपना मन बना चुकी थी, नहीं मुझे जाके खुद से ही वहाँ देखना होगा, पर मुझे तो यहाँ कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट दी गई है। नहीं भाड़ में जाए अब ये मेरी कन्फाइनमेंट। फिर हमारा सीन चेंज होकर चूलिंग की तरफ आता है जहाँ वो लुई के घर के सामने अब भी घुटनों के बल बैठी हुई थी और सर झुकाए बस रोई जा रही थी। और वो डिसअपॉइंटमेंट में कहती है, सीनियर ब्रदर ये सब लिंगर की गलती थी, लिंगर गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दो सीनियर ब्रदर। इतना कह के वो लुई के दरवाजे के सामने ही जाके गिर जाती है और वहीं पे जब वो दरवाजा खुला पाती है तो तुरंत ही अंदर घुसने लगती है। रेंगते रेंगते जब वो अंदर जाती है तो उसे सामने पूरा का पूरा रूम खाली दिखाई देता है, जो देख के उसकी पूरी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो कहती है, सीनियर ब्रदर चले गए। ये देख के उसे काफी बड़ा झटका लगता है। उसे पहले पूरा भरोसा था कि जब तक वो टिकी रहेगी सीनियर ब्रदर कभी ना कभी तो उसे माफ कर ही देंगे, पर अब उसका हौसला डोलने लगा है। उसकी उम्मीद अब घटती जा रही है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि सीनियर ब्रदर की माफी पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। चैप्टर नंबर 9। यहाँ होंगलिंग उड़ते हुए लुई के मैनर के पास आती है। वहीं उसे चूलिंग भी दिखाई देती है जो लुई के मैनर के आगे घुटनों के बल बैठी हुई है। होंगलिंग पीछे से चिल्लाती है, लुई तो इस घर में है भी नहीं, फिर यहाँ घुटनों के बल बैठे रहने का मतलब क्या है? ये सुनकर चूलिंग पीछे की तरफ देखती है और सामने होंगलिंग को देख के इसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो इसे देख के काफी ज्यादा इमोशनल होने लग जाती है। उसके शब्द भी कांपने लगते हैं और वो कहती है, भले ही यंग मास्टर बाहर गए हैं पर फिर भी जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक मैं यही नील करती रहूंगी। तो होंगलिंग आगे बढ़ते हुए जिद्दीपना दिखाती है और चूलिंग का हाथ पकड़ के खींचने लगती है और कहती है कि ठीक है अब इसे यहीं रोको और खड़ी हो जाओ। हम फीमेल कल्टीवेटर्स के पास भी अपनी इज्जत होती है, बस इसके लिए खुद को नीचे मत दिखाओ। इसका जिद्दीपना देख के चूलिंग और भी ज्यादा रोने लग जाती है और एक झटके के साथ अपना हाथ खींचते हुए कहती है, सिस्टर होंगलिंग मैंने गलत किया, मैंने यंग मास्टर को सेलेस्टियल रेजिडेटी पॉइजन से इन्फेक्ट कर दिया। ये पनिशमेंट ये तो मैं डिजर्व करती हूँ। ये सुन के होंगलिंग की भी बोलती बंद हो जाती है। वो एक कदम पीछे हटती है और तभी वो किसी की आहट महसूस करती है और हमें दिखाते हैं पीछे से इनकी मास्टर चलते हुए आती है। वो सीधा चूलिंग से कहती है, चूलिंग ये सभी बातें तो पुरानी हो चुकी हैं, अब पास्ट को छोड़ो और ये नई शुरुआत है। अब तुम्हें खुद को इस सब के लिए ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, अपनी नई जिंदगी शुरू करो। ये सुन के तो चूलिंग और भी ज्यादा गम में चली जाती है और वो लुई की पॉइजन स्टेट को इमेजिन करते हुए बताती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। दी सेलेस्टियल रेजिडिटी पॉइजन इसका कोई क्योर नहीं है, इसे निकाला नहीं जा सकता। ये खुद को परमानेंटली बॉडी से जोड़ लेता है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये सुन के तो होंगलिंग और बाइलिंग दोनों को ही काफी बड़ा झटका लगता है। दोनों ही लुई के लिए परेशान होने लगते हैं और होंगलिंग हिचकिचाते हुए कहती है, तुम्हारा मतलब
लुई के साथ वो पॉइजन भी फ्यूचर से उसके साथ आ गया है। तभी बाइलिंग कहती है तो फिर वो परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल। ये सुन के गम के मारे चुलिंग फुट फुट के रोने लग जाती है और काफी ज्यादा रिग्रेट भरे एक्सप्रेशंस के साथ वो बताती है उन्होंने लालच के मारे वो परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल नहीं ली थी, वो पॉइजन जरूर एक्टिवेट हो गया होगा और उसकी वजह से उनकी लगभग आधी स्ट्रेंथ उसने निचोड़ ली होगी। उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी, इसीलिए शायद उन्होंने ये पिल ली। ये सुन के होंगलिंग की शक्ल पे भी पहली बार हमें थोड़े से रुआवने एक्सप्रेशंस दिखाने लगते हैं, उसकी आंखों में भी आंसू भर आते हैं और वो सीधा लुई के कोर्टयार्ड की तरफ देखते हुए कहती है सीनियर ब्रदर आई एम सो सॉरी। ये सुन के बायलोंग भी थोड़ी निराश हो जाती है और वो भी लुई के रूम की तरफ देखते हुए कहती है क्या इस पूरे समय हमने सच में लुई को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था? आखिर लुई तुम हो कहाँ? फिर हमारा सीन चेंज होके लुई की तरफ आता है, वो किसी गार्डन में आराम से फ्लोट करते हुए कल्टीवेशन कर रहा है। तभी उसका सिस्टम उससे कहता है होस्ट वो सब तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। फिर अगले ही पल सिस्टम लुई के सामने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग वाला फंक्शन चालू कर देता है। लुई के घर के सामने ये तीनों ही उदास मन के साथ लुई के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। ये दिखाते हुए सिस्टम वापस से एमसी से कहता है होस्ट वो तुम्हारा इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम वापस नहीं जाने वाले? ये सुन के एमसी अपनी आंखें भी नहीं खोलता और उल्टा इससे कहता है अगर ये इंतजार कर रहे हैं तो करने दो, मुझे अब इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फाइनली इतने टाइम के बाद मुझे एक पीसफुल और क्वाइट जगह मिली है, ये मेरे कल्टीवेशन के लिए एकदम परफेक्ट स्पॉट है। अब मैं पूरी तरह से इनलाइटेंड हो चुका हूँ। औरतें बिना किसी एक्सेप्शन के मेरे इस ग्रेट डाउ के रास्ते के अंदर बस कुछ रोड़े ही हैं। तभी उसका सिस्टम कहता है होस्ट आखिर तुम यहाँ कब तक रहने का प्लान कर रहे हो? ये सुन के एमसी का फोकस टूट जाता है और वो सिस्टम की स्क्रीन को बंद कर देता है। फिर थोड़ा रिफ्रेशिंग माइंडसेट के साथ मुस्कुराता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है मैं यहाँ तब तक रहने वाला हूँ जब तक सितंबर का सेक्ट डिसाइपल टूर्नामेंट शुरू नहीं हो जाता। तब तक मुझे किसी भी हालत में ओरिजिन कोर रिलम की 13th लेयर पे पहुँचना ही होगा ताकि मैं इस ग्रेट डाउ सेक्ट के ट्रेजर पवेलियन के अंदर जाने का मौका हासिल कर सकूं। लुई के इतना बताते ही हमारा सीन 3 महीने के लिए फास्ट फॉरवर्ड होता है और अब हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। ग्रेट डाउ सेक्ट डिसाइपल टूर्नामेंट अब शुरू हो चुका है। किसी की जोरदार आवाज पूरे वैली में गूंज रही थी सारे पीक लॉर्ड्स मेरे आदेश का पालन करो, अपने सारे 92 जनरेशन डिसाइपल्स को लेकर इमीडिएटली ग्रेट डाउ सेक्ट प्लाजा में पहुंचो। इस अनाउंसमेंट के बाद कई सारे स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स अपनी अपनी तलवारों पे उड़ते हुए एक डायरेक्शन में जाने लगते हैं। इन्हीं कल्टीवेटर्स के अंदर लुई भी था जो अपनी तलवार पे उड़ते हुए ग्रेट डाउ प्लाजा की तरफ जा रहा था। वो इस समय बाइलिंग पीक के डिसाइपल्स को लीड कर रहा था। वो सबसे कहता है बाइलिंग पीक अब हमारी बारी है, एक ऑर्डर के साथ पीछे आते रहो। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो कुछ अलग नोटिस करता है, फिर एकदम से चिल्लाता है सभी लोग रुको। तभी हमें सामने दिखाते हैं बाइलिंग पीक के अंदर से 3 सुंदरियां बाहर आ रही थी, होंगलिंग, चूलिंग और बाइलोंग। इन तीनों को देखते हुए एमसी मनी मन सोचता है हाँ ये होंगलिंग, चूलिंग और बाइक्विलंग। तभी चूलिंग भी कुछ नोटिस करती है कि कोई तो उसे घूर रहा है। वो कंफ्यूजन में पीछे मुड़ती है, उसके चेहरे पे बिल्कुल डेडली एक्सप्रेशंस थे, पर जब वो पीछे देखती है तो सामने चूलिंग उसके ऊपर ही उड़ रहा था। उसे यहाँ देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और एकदम से चिल्लाती है ये यंग मास्टर। इसकी आवाज सुनते ही होंगलिंग की नजर भी लुई की तरफ जाती है। वो एकदम से इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है सीनियर ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर देना। एकदम से चूलिंग भी एमसी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है कि यंग मास्टर मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। क्विलांग भी एकदम से लुई को देखते हुए झटके के साथ उसकी तरफ बढ़ती है। एकदम से उसके मुंह से हस्बैंड निकलने वाला था, एकदम से हंस पे रुकती है, फिर खुद खांसते हुए कहती है नो लुई एक मिनट रुको। पर यहाँ बिल्कुल ऐसा माहौल हो गया था कि बीच रोड पे किसी ने ग्रीन लाइट पे अपनी गाड़ी रोक दी हो। ये सीन यहाँ उड़ रहा है, सारे डिसाइपल्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अब सारे डिसाइपल्स एक दूसरे के साथ गॉसिप करने लगते हैं। हे क्या चल रहा है यहाँ पर? 2 अनपैरेलल पियरलेस ब्यूटीज एक जवान आदमी से माफी मांग रही है। ऐसा कुछ तो मैंने कभी सुना भी नहीं। अगर ऐसा सच में होने लगा तो हम जैसे सिम्प्स का क्या होगा? सब डिसाइपल्स ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, पर अपना एमसी इससे काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था। वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है और इनसे कहता है दफा हो जाओ यहाँ से। ये देख के तो मानो सारे डिसाइपल्स के सर पे बिजली से गिर गई हो, सबको एक जोर का झटका लगता है। इस पल में इन सारे डिसाइपल्स की नजरों में लुई 1000 फुट लंबा पहाड़ बन चुका है। सब एक साथ चिल्लाने लगते हैं वाओ ये बंदा तो लेजेंड है, इसने एक्चुअली 3 गॉडेसेस को दफा हो जाने के लिए कह दिया। पर ये सब सीन देख के यहाँ होंगलिंग काफी ज्यादा एम्बेरस फील करने लगती है और एमसी का ये एटीट्यूड देख के उसे और भी ज्यादा इरिटेशन होने लगती है। वो अपना मुंह फैला के यहाँ सीधा ग्रेट डाउ प्लाजा की तरफ आगे बढ़ने लगती है और चिल्लाती जाती है ठीक है तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। बाइलिंग भी अपनी इज्जत बचाने के लिए सीधा पीछे मुड़ जाती है और अपना सर पकड़ते हुए कहती है मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। ये देख के एमसी इन लोगों को रोकने का कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, पर यहाँ चूलिंग अब भी वैसी की वैसी हवा में उड़ते हुए एमसी की तरफ आ रही थी और वो कहती है यंग मास्टर मैं पर इस मोमेंट पे सारे के सारे डिसाइपल्स ये सीन देख के मनी मन एमसी के आगे घुटने टेक देते हैं।
सब इस समय एमसी को एक ट्रू हीरो, हमारी जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल बुला रहे थे। वो सब एक साथ एमसी के आगे झुक के कहते हैं प्लीज हम सिम्स का प्रोस्टेशन एक्सेप्ट करो। ये होता है ना स्वैग। फिर हमारा सीन चेंज होकर ग्रेट डाउ प्लाजा पे आता है। सारे डिसाइपल स्पीक लॉर्ड्स यहाँ पर पहुंच चुके थे। सब बहुत ज्यादा बातें बकवास किया जा रहे थे। तभी सामने से आवाज आती है साइलेंस, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर पहुंचो। अब चलो हम वेलकम करते हैं हमारे वाइस सेक्ट लीडर को। सबसे पहले वही आके सारे डिसाइपल्स के लिए कुछ शब्द बोलेंगे। फिर हमें एक खतरनाक और फनी से दिखने वाले बंदे को दिखाते हैं जो स्टेज पे चढ़ता है और यही है वाइस सेक्ट लीडर इस ग्रेट डाउ सेक्ट का। ये धीरे धीरे आगे आता है और एकदम धीमे धीमे आवाज में कहता है ग्रेट डाउ सेक्ट काफी बड़ा है, ह्यूमैनिटी का रास्ता ब्रिलियंट है, हेवंस के पास अपने 4 सीजन्स हैं और मैनकाइंड के पास अपने मोरल कोड्स हैं, जहां घोस्ट दिलों को गंदा करते हैं और डीमंस पागलों की तरह चारों तरफ हाहाकार मचाते हैं। फिर ऐसी फालतू की बकवास किया जाता है। जिनको समझ में आया वो तो अच्छा है, जिनको नहीं आया भाड़ में जान दो। मुझे खुद समझ में नहीं आया, पर समझने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सामने एक पत्थर पे बैठ के लुई यहाँ उबासिया मार रहा होता है। उसे तो ये सब सुन के नींद आने लग जाती है और कहता है कितनी बोरियत हो रही है। इवन इसकी ये फ्रंट स्पीच भी मेरी पास्ट लाइफ की तरह ही एकदम आइडेंटिकल है, मुझे थोड़ा लेट ही आना चाहिए था। फिर 10 मिनट तक 2 शब्द कहने के बाद वाइस सेक्ट लीडर कहता है अब यहाँ ग्रेट डाउ सेक्ट डिसाइपल टूर्नामेंट शुरू होता है। सबसे पहले होगा सिंगल एलिमिनेशन फॉर्मेट। सभी कंटेस्टेंट्स को अपना एब्सोल्यूट बेस्ट देना ही होगा। फाइट से पहले हार मानना फॉरबिडन है। तो अब सभी लोग अरीना के आसपास खड़े हो जाते हैं और वाइस सेक्ट लीडर की अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि अभी से मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि 90th सेक्ट डिसाइपल टूर्नामेंट ऑफिशियली शुरू होता है। कुछ समय की फाइटिंग के बाद काफी प्रॉमिसिंग लोग आगे आते हैं जिनके अंदर हॉन्गलिंग भी होती है। इसकी फाइटिंग स्टाइल देखने के बाद काफी सारे लोग इसके चक्कर में मदहोश हो जाते हैं, पर यहाँ इसकी नजर सिर्फ और सिर्फ लुई पर टिकी हुई थी। वो एक झलक लुई की तरफ देखती है जिसकी वजह से सबका अटेंशन सीधा लुई की तरफ चला जाता है। ये देख के वो तुरंत अपना सर मोड़ लेती है और वो मनी में सोचती है सीनियर ब्रदर क्या तुम एक झलक मेरी तरफ देखने भी नहीं वाले? हाँ, क्योंकि इतनी सारी फाइट्स के बाद लुई ने एक झलक इसकी तरफ देखा भी नहीं था क्योंकि अब लुई पूरी तरह से कल्टीवेशन के अंदर घुस चुका है। पर इसकी वजह से हॉन्गलिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने अपोनेंट्स के ऊपर निकाल रही थी, वो भी अपनी बड़ी बड़ी स्टाइल्स के साथ। अब मुझे नहीं पता कि इसके अपोनेंट्स का ये गुड लक है कि बैड लक, वो तुम ही समझो। अब हॉन्गलिंग एक ही लात में अपने अपोनेंट को उड़ा देती है। वाइस सेक्ट लीडर ये देख के डिक्लेयर करता है कि इस मैच को यूए हॉन्गलिंग जीतती है। अब अगला मैच है चूलिंग का। अनाउंसमेंट सुन के चूलिंग लुई के पीछे से निकलती है और उसके पास आते हुए कहती है यंग मास्टर अब मैं फाइट के लिए जा रही हूँ क्योंकि मैंने भी ग्रेट डाउ सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है, तो अब मैं भी यहाँ की डिसाइपल हूँ। पर हमेशा की तरह लुई इसको कोई जवाब नहीं देता। ये देख के लुई की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो उदासी भरी शकल बनाते हुए बस एमसी की तरफ घूरती जाती है और यंग मास्टर करते हुए उसे पुकारती रहती है। पर ये सुनने के बाद भी लुई इसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। ये सब देख के अब यहाँ खड़े सारे के सारे स्टूडेंट्स के बीच दोबारा गॉसिप शुरू हो जाती है। हाँ, एक फ्लावर के जैसी सुंदर पियरलेस ब्यूटी, पर फिर भी ये पूरी तरह से एक सिंप है। ये तो हेवन के गिफ्ट का एब्सोल्यूट वेस्ट है। पर चूलिंग इनकी बातों पर कुछ ध्यान नहीं देती। वो आगे बढ़ते हुए फिर भी मुड़ मुड़ के यंग मास्टर की तरफ ही देखती जा रही थी। सभी लोग ये देख के बस यही सोचते हैं ये तो सच में काफी दयनीय है, बहुत ज्यादा ही दयनीय है। सामने लुई ने तो इसकी तरफ एक झलक देखा भी नहीं। फिर अब यहाँ फाइट शुरू हो चुकी है। चूलिंग की अपोनेंट भी एक फीमेल कल्टीवेटर है जो सुंदर तो देख रही है पर चूलिंग के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। दोनों अपोनेंट्स अरीना में आने के बाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फाइटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी चूलिंग की अपोनेंट गुस्से में चूलिंग की तरफ घूरते हुए चिल्लाती है जूनियर सिस्टर उसने तुम्हें ऑलरेडी इतना बेइज्जत कर दिया है, फिर भी तुम उसी की होने की जिद क्यों करती जा रही हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम ऐसा करके हम सभी फीमेल कल्टीवेटर्स की इज्जत को मिट्टी में मिला रही हो? पर ये कांटों भरे नुकीले शब्द सुनने के बावजूद चूलिंग का रिएक्शन बिल्कुल नहीं बदलता। वह भी पूरी तरह से काम रहती है जैसे इन शब्दों का इसके ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो। फिर एकदम सीरियस टोन में इससे कहती है आपकी काइंड इंटेंशंस के लिए आपका धन्यवाद सीनियर सिस्टर, पर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। यंग मास्टर मेरे लिए एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो मेरे दिल में वे ऑफ द सॉर्ड से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुन के तो इस फीमेल कल्टीवेटर का कंपोजर पूरी तरह से टूट जाता है। वो अब गुस्से में अपना मुंह फाड़ते हुए चिल्लाने लगती है क्या तो घटिया बकवास चिल्लाती जा रही हो तुम? हाँ ठीक है, अब मुझे खुद ही तुझे पीट पाट के थोड़ा तेरे अंदर सेंस भरना होगा। चैप्टर नंबर 10। एक दूसरे के साथ थोड़ी बकवास करने के बाद दोनों ही अपनी पावर से रिलीज करते हुए अपने सारे अटैक्स लेके एक दूसरे के ऊपर रश कर देते हैं। सीनियर सिस्टर मार मार के चूलिंग के अंदर थोड़ी बुद्धि भरने का चिल्लाती है। पीछे से ऑडियंस इसे चेयरअप करते हुए चिल्लाती है हाँ इसे अच्छा सबक सिखाओ ताकि इसे सही रास्ता नजर आए। तभी हमें लुई के पास में एक एल्डर को दिखाते हैं। ये वही हीलर है जिसने चूलिंग को हील किया था ग्रेट डाउ सेक्ट में आने के बाद। ये लुई की तरफ अपनी निगाहें दौड़ाती है और अच्छे से उसे घूरने के बाद मनी मन सोचती है ये लुई थोड़ा बहुत हैंडसम एंड डैशिंग है तो, पर हमारे
अपने ग्रेट डाओ सेक्ट के अंदर इससे भी ज्यादा हैंडसम कम से कम 10 बंदे तो होंगे ही। फिर आखिर इसने उस जवान लड़की को इतनी बुरी तरीके से कैसे अपने चंगुल में फंसा लिया है, ये तो सच में मेरी समझ से परे है। यहाँ फाइट के दौरान सीनियर सिस्टर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से काफी सारे क्लोन्स बना लेती है और चारों तरफ से उसकी आवाज गूंजने लगती है। जूनियर सिस्टर, अगर तुम अब भी होश में आने से इनकार करती हो तो अब मुझे ब्लेम मत करना कोई दया न दिखाने के लिए। चूलिंग अब भी अपनी तलवार लिए हवा में फ्लोट कर रही थी और वो एक तरफ निशाना लगाती है, फिर अचानक वो इतनी तेजी से मूव करती है कि सीनियर सिस्टर को वो दिखाई भी नहीं देती और एक ही स्वॉर्ड स्विंग में सारे के सारे क्लोन्स को घायल करके आगे निकल जाती है। इस पूरी फाइट के दौरान चूलिंग की शक्ल पे बस ठंडे एक्सप्रेशंस बरकरार थे, क्योंकि इसकी सीनियर सिस्टर के शब्दों का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और ना ही इसने इसकी सीनियर सिस्टर को सीरियस लिया है। अगली पल उसकी बॉडी फ्लैश मारते हुए स्पीड से स्विंग करती है और सीधा उसकी सीनियर सिस्टर की गर्दन के पास सटीकता से आके थम जाती है। सीनियर सिस्टर 2 कदम पीछे हटती है, पर इस तलवार की नोक को देख के उसकी बॉडी मानो वहीं फ्रीज हो चुकी है। वो बस दांत पीसते हुए रिग्रेट के मारे इसकी तलवार को घूरती रह जाती है और सामने से चूलिंग कहती है, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सीनियर सिस्टर। तभी आसमान से अनाउंस किया जाता है कि इस मैच की विनर है बाइलिंग पीक से चूलिंग। चूलिंग भी अपने हाथ जोड़ते हुए इससे कहती है कि फाइट में रहम दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। अभी इसकी शक्ल पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, पर अगली पल उसका चेहरा फूल की तरह खिल उठता है और वो लुई की तरफ देखते हुए कहती है, यंग मास्टर मैं जीत गई। मैं बता रहा हूँ इस शक्ल को देख के कोई भी लड़का पिघल जाएगा। अब यहाँ खड़े सबके सब लोगों की निगाहें सीधा लुई के ऊपर जाके पड़ती है, पर लुई उसका दिल तो मानो पत्थर का बना हो, वो तो इसकी तरफ एक झलक देखता भी नहीं। वो अपनी आंखें बंद करके ऐसे खड़ा है जैसे वो कोई मंक है। फिर उसका नंबर भी लग जाता है और वो चूलिंग को इग्नोर करते हुए अरीना की तरफ जाने लगता है। सभी लोग बड़बड़ाने लगते हैं, ये आदमी कितना बड़ा कमीना है। हाँ, इसे कोई क्लू नहीं है कि एक इतनी सुंदर लेडी को कैसे ट्रीट किया जाता है। दोबारा आसमान से अनाउंसमेंट होती है कि अब अगला मैच है लुई वर्सेस गुक्विंग। दोनों अब अरीना में आके फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। सारी ऑडियंस चीख पड़ती है, गुक्विंग लेट्स गो, टेक डाउन दिस लुई। बेहतर होगा कि तुम उसे मिट्टी में मिला दो, दिखा दो सारी जूनियर सिस्टर्स को कि लुई बस एक बेकार कचरा है और इसकी कोई औकात नहीं है। पर इस सारे शोर शराबे के बावजूद लुई बिल्कुल शांत खड़ा था, मानो इस शोर शराबे से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। वो सामने खड़े इस अपोनेंट की तरफ देखता है और मनी मन सोचता है, गुक्विंग इसके नाम से मुझे मेरे पास्ट की कोई मेमोरीज तो याद नहीं आ रही है, शायद ये बस कोई मीडियोकर बच्चा ही है। सामने से गुक्विंग भी पूरे गुस्से के साथ अपनी तलवार उठा के लुई की तरफ रश कर देता है और चिल्लाता है कि आज मैं सबकी तरफ से तुझे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। पर तलवार जैसे ही लुई के पास पहुंचती है तो लुई भी अपनी फाइटिंग पोज में आ जाता है और अपना मुक्का बनाते हुए इसे पंच करने को तैयार होता है। पर जिस कैजुअल फाइट की हमने उम्मीद की थी ये बिल्कुल भी वैसी नहीं निकलती, क्योंकि एमसी बस एक ही पंच में इसे सातवें आसमान का दर्शन कराने के लिए हवा में उड़ा देता है। एक ही पंच में गुक्विंग काफी ज्यादा घायल हो जाता है, उसकी तलवार टूट जाती है और साथ ही साथ उसकी बत्ती सी भी टूट चुकी थी। और मानो लुई यहाँ इन सभी लोगों को ताना कसने की सोच रहा हो। इसके नीचे गिरते ही अपना एमसी हाथ से अपनी धूल झटकारता है और कहता है कि मेरे ऊपर इजी जाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जहाँ वो बेचारा तो एक ही पंच में उड़ता हुआ अरीना के बाहर जाके गिरता है। पर इस सिचुएशन को देख के वाइस सेक्ट लीडर मुस्कुराता है और कहता है कि इस जनरेशन ने तो सच में कुछ काफी ज्यादा एक्सीलेंट सीडलिंग्स को प्रोड्यूस किए। उसी के बगल में खड़ी एक और एल्डर कहती है कि सच में पर्टिकुलरली बाइलिंग पीक के डिसाइपल्स तो सिंपली आउटरेजियसली पावरफुल हैं। वाइस सेक्ट लीडर कहता है सबसे पहले तो ये यूए होंगलिंग, यही अभी इतनी ज्यादा टैलेंटेड थी, उसके बाद ये चूलिंग भी निकल के आ गई और फिर ये लुई भी। अब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जूनियर सिस्टर बाई क्विलैंग टीचिंग में भी इतनी ज्यादा फॉर्मेटेबल है जितनी ज्यादा वो कल्टीवेशन में है। फिर वो इन तीनों के रिएक्शंस को इमेजिन करते हुए बताता है ये तीनों काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, ये तो सही है, पर इनके इमोशंस थोड़ी ज्यादा ही तेजी से हाई हो रहे हैं। अगर वो 2 लड़कियां एरिना में लुई के साथ टकरा गई तो मुझे शक है कि वो पूरे दिल से सीरियसली फाइट नहीं कर पाएंगी। पर तभी वो कंफ्यूजन में साइड में बाई क्विलैंग की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बाई क्विलैंग भी काफी ज्यादा इमोशनल नजर आ रही थी। बार बार उसकी निगाहें भी लुई की तरफ ही जा रही थी। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी मन सोचता है ये क्या, इवन जूनियर सिस्टर बाई भी उस लड़के को ऐसी निगाहों से देख रही है, ये तो सच में काफी घिनौना है। गुस्से के मारे उसके चेहरे पे काली परछाई पड़ने लगती है और वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में कहता है अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि हमारा ये ग्रेट डाओ सेक्ट जोएस यूनियन सेक्ट में बदल जाएगा। जोएस यूनियन सेक्ट वो सेक्ट होता है जहाँ पर डुअल कल्टीवेशन को ज्यादा मेन प्रैक्टिस किया जाता है। अब ऐसे ही फाइट चलती रहती है और अनाउंसमेंट होती जाती है। सेकंड राउंड के रिजल्ट में चूलिंग, यूए होंगलिंग और लुई एडवांस करते हैं। थर्ड राउंड के मैचअप में भी चूलिंग एडवांस करती है और यूए होंगलिंग भी एडवांस करते हैं। अगला मैच बाइलिंग पीक लुई वर्सेस वांग डाओ पीक जुमिन। जुमिन को देख के सभी लोग बताते हैं कि इसके पास तो टर्टल सील है, इसके डिफेंस को तो अनब्रेकेबल माना जाता है, सेम लेवल पे इसे कोई नहीं तोड़ सकता। जुमिन भी पूरे फोकस के साथ अपने टेलिस्मेंस को जलाता है, आसपास काफी ज्यादा खतरनाक सील्ड्स को क्रिएट करने लगता है। लुई बिना टाइम वेस्ट के सीधे इसके ऊपर रश कर देता है। तब तक इस बंदे ने अपने आसपास काफी सारी सील्ड्स बना ली थी, पर लुई एक एक पंच में हर
थर्ड शील्ड को तोड़ देता है। वो शील्ड जिन्हें सेम लेवल पे अनब्रेकेबल माना जाता था, लुई के सामने वो बस कमजोर कांच के जैसे लग रहे थे। और जिमिन वो तो ये सब देख के खौफ के मारे सदमे में चला गया था। वो तुरंत ही घुटनों पे आ जाता है। लुई को तो इसे मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती, कोई खतरनाक फाइट नहीं होती। और ये सीन देख के सीधा सीधा लुई को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब सीन चेंज होता है, फाइनल राउंड्स आ चुके हैं और अब यूए होंगलिंग की फाइट होने वाली है लुई के साथ। लुई को अरीना में देख के होंगलिंग की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और वो अपने गाल पे हाथ रखते हुए कहती है कि मुझे पूरी तरीके से अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती हूँ, पर पहले एक चीज यहाँ क्लियर कर लो कि मेरे चेहरे पे अटैक नहीं करना है। ये कहते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, इवन उसके चेहरे से भी पसीने छूट रहे थे। पर ये सब सुन के एमसी तो मुस्कुराने लगता है और हंसते हुए इससे कहता है, अरे हाँ, तुमने तो मुझे सही याद दिलाया। अगली पल फ्लैशिंग स्पीड के साथ एक रेड लाइट जूम करते हुए आती है और सीधा होंगलिंग के चेहरे पे तमाचा कस देती है। ये देख के होंगलिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और एकदम से 2 कदम पीछे हटते हुए चिल्लाती है, तुझसे मैंने पहले ही कहा था ना कि मेरे चेहरे पे नहीं मारना है। इस अटैक के बाद होंगलिंग अब पूरी तरीके से गुस्से में पागल होने लग जाती है। वो एकदम से अपनी पूरी पावर्स को रिलीज करने लगती है और अपनी सबसे ताकतवर स्किल्स को कंडेंस करते हुए चिल्लाती है, ठीक है तो सीनियर ब्रदर अब प्लीज मुझे एनलाइटन करो। वो अपनी सारी एनर्जी कंडेंस करके सीधा आसमान में छलांग लगाती है और हवा में ही अपने हाथ में सारी एनर्जी लाके फियरलेस डिवाइन फिस्ट नाम की स्किल का इस्तेमाल करते हुए सीधा लुई के ऊपर एक जायंट पंच फेंकती है। पर ये देख के लुई तो बिल्कुल बोरियस शकल बनाते हुए अपने पंच में सारी एनर्जी को गैदर करता है और इस पंच के सामने अपना पंच टकराने को तैयार हो जाता है। दोनों में से लुई का पंच तो काफी ज्यादा छोटा था, होंगलिंग का पंच तो मानो इससे बिल्कुल क्रश ही करना चाहता हो। पर सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि लुई का ये छोटा सा पंच जैसे ही होंगलिंग के पंच से टकराता है, वही होंगलिंग के पंच में काफी ज्यादा दरारें पड़ने लगती हैं, कांच के चटकने जैसी आवाजें गूंजने लगती है, छट 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 बूम। एक धमाके के साथ होंगलिंग उड़ती हुई दूर जाके फेंकाती है। वो बस अपने दांत पीसते हुए कराती रहती है, पर उसके पास रेसिस्टेंस का कोई चांस ही नहीं था। यहाँ लुई तो बस आराम से अपना हाथ घुमाता है, फिर सीधा उड़ते हुए इसके पास आता है। सामने होंगलिंग तो टूटी फूटी हालत में आ ऊ करते हुए कराती जाती है, पर लुई बिना इसकी तरफ एक झलक देखे हुए सीधा अरीना के बाहर निकलने लगता है। सभी लोग ये देख के बातें बनाने लगते हैं, हे भगवान, क्या ये हो सकता है कि लुई का इंटरेस्ट औरतों में है ही नहीं। ये सुन के तो एक पल के लिए लुई के भी कदम थम जाते हैं। सामने से होंगलिंग इसकी तरफ मुड़ती है और अपनी धूल मिट्टी और स्क्रैचेस पहुंचते हुए इससे कहती है, तू घटिया सीनियर ब्रदर, हमारे बीच की अभी ये बात खत्म नहीं हुई, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। पर लुई तो इसकी तरफ ध्यान दिए बिना ही आगे निकल जाता है और इस तरफ सारे मर्द लुई को एकदम दया भरी निगाहों से देखने लगते हैं। वो लुई को निहारते हुए कहते हैं कि अगर लुई सच में औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है तो बेचारा लुई, हमने तो फालतू में इसे इतना ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लिया। ये बेचारा तो ऐसा बच्चा है जिसे दुनिया में बाहर निकलने से पहले खुद को प्रोटेक्ट करने के बारे में पता है। अब अफवाहें ज्यादा से ज्यादा वाइल्ड होती जाती हैं और हमारा सीन चेंज होता है। अब है राउंड 5 का टाइम, लुई वर्सेस लिंगू वुशांग। दोनों के दोनों अपोनेंट्स अरीना में आ चुके हैं और लिंगू लुई से कहता है, मैंने अब अपनी कमजोरी पे विजय हासिल कर ली है, पर ऐसा लगता है कि मैं अब भी तुम्हारा कोई मैच नहीं हूँ। फिर भी वो अपनी तलवार निकाल के फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तभी लुई इसकी तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए इसकी तरफ एकदम सीरियस टोन में कहता है, अपनी बेइज्जती से सीखना और खुद को इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़ना, यही तो सच में कल्टीवेशन का असली रास्ता है। जो सुन के वुसन इरिटेशन भरे लुक के साथ एमसी को देखता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम कोई अनरीजनेबल आदमी नहीं हो, फिर भी तुम अपने ही जूनियर सिस्टर्स के प्रति इतने रूथलेस क्यों बन जाते हो। जिसपे लुई बस इसे ताने भरी मुस्कान देता है और अपना हाथ उठा के इसे आगे बढ़ने का इशारा करते हुए कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं, चलो अब तुम अपनी मूव करो, दिखाओ तुमने आखिर इतने समय में क्या सीखा। तो लिंगू वुसंग तुरंत अपनी सिग्नेचर शॉर्ट स्टाइल्स को एक्टिवेट करता है और काफी सारे गोल्डन कलर्ड चमचमाते हुए स्लेसेस सीधा लुई की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हीं खतरनाक स्लेसेस के बीच से लिंगू भी अपनी तलवार लेके सीधा लुई की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। चैप्टर नंबर 11, लिंगू वुसंग ने अपनी तलवार चला के काफी सारे स्लेसेस एक साथ लुई की तरफ भेज दिए थे। चैप्टर की शुरुआत में हमें लुई को दिखाया जाता है जो अपना हाथ उठा के कहता है, सॉर्ड इंटेंट मैनिफेस्ट। इतना कहते उसके हाथों में एक रेजर शार्प ब्लडी लेजर के जैसी सॉर्ड इंटेंट क्रिएट हो जाती है, जिसके बाद वो बस कैजुअली अपना हाथ घुमाता है और बस इतने से जेस्चर के कारण लिंगू वुसंग के सारे सॉर्ड स्लेसेस कांच की तरह टूट के बिखर जाते हैं। ये देख के लिंगू वुसंग की सॉर्ड भी कांपने लग जाती है और यहाँ एमसी की सॉर्ड मैनिफेस्टेशन की वजह से इतना जोरदार ऑरा रिलीज होता है कि लिंगू तो लुई के सॉर्ड इंटेंट के प्रेशर के तले ठीक से एक जगह खड़ा भी नहीं हो पाता। ये देख के लिंगू तुरंत समझ जाता है कि लुई और उसके बीच का अंतर जमीन आसमान के अंतर जैसा है, ये इतनी आसानी से भरना इम्पॉसिबल है। मानना पड़ेगा ये लिंगू समझदार तो है। सामने
सामने लुई अपनी ट्रेडमार्क विलनस स्माइल के साथ अपनी मैनिफेस्ट की हुई स्वॉर्ड इंटेंट का शो ऑफ करते हुए मुस्कुराता है और कहता है, सीनियर ब्रदर लिंगू, क्या आप अब भी कंटिन्यू करना चाहते हैं? इस बार तो अपनी स्माइल छुपाने की भी गुंजाइश नहीं करता, वो सीधा सीधा लिंगू उशांग को ताने कस रहा है। ये देख के तो लिंगू उशांग के हाथ से उसकी तलवारी छूट के जमीन में गड़ जाती है। उसकी शार्पनेस की वजह से अरीना की जमीन भी टूट जाती है और यहाँ लिंगू उशांग फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं हार मानता हूँ, पर मनी मन उसने ठान लिया था कि वो इस तरह से तो हार नहीं मानेगा, एक न एक दिन वो लुई से कीप अप जरूर कर पाएगा। उसके शब्दों से साफ पता चल रहा है कि उसने एमसी के ताने को ज्यादा सीरियस नहीं लिया है और ना ही उसके साथ कुछ दुश्मनी सी रखी है। ये देख के लुई अब भी अपनी ट्रेडमार्क विलनस स्माइल के साथ लिंगू उशांग को ग्रीट करता है और मैच के लिए धन्यवाद कहता है। पर ये सीन देख के सामने खड़े तीनों पीक मास्टर्स को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। एक पल के लिए उनका ब्रेन ही हैंग मार जाता है और वो ठीक से ही प्रोसेस ही नहीं कर पाते कि यह हुआ क्या। पहला एल्डर जो स्वॉर्ड पीक से लग रहा है वो एकदम से आगे बढ़ता है और चिल्लाता है, जूनियर सिस्टर बाइलिंग तो स्वॉर्डमैनशिप में बिल्कुल भी स्पेशलाइज्ड नहीं है। ये लुई जैसा स्वॉर्डमैनशिप जीनियस ये तो सिर्फ मेरी ही लिनियज के अंदर परफेक्टली सुटेबल है। तभी एक और एल्डर आगे बढ़ता है और अपना पंच दिखाते हुए सीधा इसी एल्डर की तरफ चिल्ला चोट करने लगता है कि क्या तू बकवास कर रहा है? तू तो मुझे भी नहीं हरा सकता, इतने आउटस्टैंडिंग जीनियस को तो मुझे ही सिखाना चाहिए। ये देख के पहला एल्डर इसकी तरफ देखता है और कुछ कहने वाला होता है, तभी तीसरा एल्डर इनकी तरफ हाथ उठा के ग्रीट करता है और यहाँ से खिसकने लगता है और चिल्लाता जाता है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं रहा हूँ कि मैं इसे सिखाने के लायक हूँ भी कि नहीं। मैं सीधा जाके अपने मास्टर को ढूंढने जा रहा हूँ ताकि वो इसे पर्सनली सिखा सके। ऐसे जीनियस को तो सिर्फ वही सिखा सकते हैं। तभी बाइलिंग इन तीनों के पास आती है और सीधा अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर्स, लुई हमारी बाइलिंग पीक का एक डिसाइपल है। आपको नहीं लगता कि ऐसी बातचीत करके आप कुछ ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो रहे हो? यहाँ इनकी जूनियर बाइलिंग खुद इनसे बात करने के लिए आई है। इसी को देखते ये सारे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तीनों बिल्कुल चापलूसों भरी मुस्कुराहट लेके सीधा बाइलिंग के पास आके मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। हाँ जूनियर सिस्टर भाई, क्या आप लुई को हमारी पीक को देने के लिए राजी हो सकती हो? इसके बदले में हम मेरी लोन स्वॉर्ड पीक के अगले 3 सालों के सारे रिसोर्सेज बाइलिंग पीक को देने के लिए तैयार हैं। दूसरा एल्डर कहता है, जूनियर सिस्टर भाई, आपको तो मेरी सिचुएशन का अच्छे से पता है। मेरी हिडन स्वॉर्ड हेवनली स्क्रिप्चर को डेस्परेटली एक जीनियस इनहेरिटर की जरूरत है। अगर ये मेरी हिडन स्वॉर्ड पीक को ज्वाइन नहीं करेगा तो हो सकता है कि मेरी ये लिनियज खत्म भी हो जाए। तो मैं इसके बदले में आपको मेरे द्वारा जमा किया हुआ 20 साल का एसेंस भी देने को तैयार हूँ। यहाँ पर किस एसेंस की बात हो रही है भाई? मुझे क्यों समझ में नहीं आया? तुम लोगों को समझ में आया तो बताना। इनकी ये चापलूसों बड़ी चिकनी चुपनी बातें सुन के कोई बाइलिंग तो बिल्कुल तंगा जाती है। वो एक गहरी सांस भरती है और कहती है, नो वे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं लुई को तुम में से किसी को भी दूं। ये एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है और यहाँ नेगोशिएशंस की कोई लाइन नहीं है। वो मानना पड़ेगा। यहाँ से इस पैनल में जो दिख रहा है, हाँ, सुंदर तो है। दूसरी तरफ हमारा सीन चेंज होकर लुई की तरफ दिखाया जाता है। भले ही लुई बाइकुइलैंग से पीट करके खड़ा हुआ है पर उसे सब कुछ यहाँ सुनाई दे रहा है और वो मन ही मन सोचता है, हाँ ये तो कितनी अजीब बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाइकुइलैंग तो ये सोच के एब्सोल्युटली टेरिफाइड होनी चाहिए कि मैं अपने फीलिंग्स के चक्कर में आके अपने मास्टर को डिफाइल करने वाला वो अल्टीमेट ताबू दोबारा न कर दूं। उन्हें तो इस समय मुझे किसी और को बेच के पीछे छुड़ाने के लिए डेस्परेट होना चाहिए। लुई अभी ये सोच ही रहा था तभी आसमान से एक भारी कमांडिंग आवाज आती है, जूनियर नीस भाई, यहाँ मुझे ही लुई को ले जाना चाहिए। ये आवाज सुन के बाइकुइलैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो जब हैरानी से ऊपर देखती है तो ये देख के तो उसे जोर का झटका लगता है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज जाती है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जब सबके सब ऊपर की तरफ देखते हैं तो सामने हवा में एक बंदा फ्लोट कर रहा था। ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से वो फिगर साफ साफ दिखाई नहीं आता, पर ये तो पक्का था कि वो एक काफी बड़ा सीनियर एल्डर है। फिर हमें इन्हीं सीनियर एल्डर को दिखाते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक और मैजेस्टिक लग रहे थे। इनका असली नाम तो हमें नहीं बताया जाता पर इनका टाइटल बताया जाता है जो कि है वेनरेबल बैटल स्वॉर्ड। हम इन्हें स्वॉर्ड वेनरेबल बुलाते हैं। स्वॉर्ड वेनरेबल फ्लोट करते हुए नीचे उतरते हैं। इन्हें देख के तीनों के तीनों एल्डर 45 डिग्री झुक जाते हैं और वेनरेबल बैटल स्वॉर्ड को अपना मार्शल अंकल बुलाते हुए ग्रीट करते हैं। तीनों एल्डर्स के बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स भी वेनरेबल के आगे झुक के उन्हें सुप्रीम एल्डर बैटल स्वॉर्ड बुलाते हुए उससे ग्रीट करते हैं। बगल में ही हमें लुई को भी दिखाते हैं जो मुस्कुराते हुए सुप्रीम एल्डर को ग्रीट करता है और मनी मन सोचता है, ओ यहाँ पे तो एक डाओ इंटीग्रेशन रिलम का सुप्रीम एल्डर भी मुझे लेने के लिए आ गया। तभी हमें दिखाते हैं वेनरेबल बैटल स्वॉर्ड के पीछे एक और सुप्रीम एल्डर टेलीपोर्ट होके आ जाता है। इन्हें देख के वेनरेबल भी हैरान हो जाते हैं और वो पीछे से कहता है, जूनियर ब्रदर बैटल स्वॉर्ड, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये लुई मेरे स्वॉर्ड डाओ के लिए ज्यादा सुटेबल है। तभी इन दोनों के पीछे एक और हट्टा कट्टा काले बालों वाला एल्डर समन हो जाता है और वो इनसे कहता है, सीनियर ब्रदर ताओ, मेरे ख्याल से तो ये ऑब्वियस है कि ये मेरी स्वॉर्ड डाओ इंटेंट के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। अब इस नेगोशिएशन में एक और बंदे को घुसता देख के ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं। तभी हमें यहाँ पर बाइकुइलैंग को दिखाते हैं। ये इन तीनों को यहाँ देख के काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाती है और वो थोड़ी नम आवाज में कहती है, मार्शल अंकल्स। वो इन्हें
ग्रीट करती है और बताती है कि हमारे सेक्ट रूल्स के अनुसार सिर्फ इनिशियल सेक्ट एंट्री के ही दौरान डिसाइपल्स को अपने पीक के लिए चुना जा सकता है। अब इस टाइम पे उसके लिए फाइट करना और बस इसीलिए क्योंकि उसने अपना आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड दिखा दिया, ये सच में एल्डर्स की डिग्निटी के नीचे है। पर ये सुन के यहाँ वेनरेबल बैटल स्वॉर्ड काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो अपने दांत पीसते हुए इससे कहते हैं कि तुम कोई स्वॉर्ड कल्टीवेटर नहीं हो, तो ऐसा कैसे ही पॉसिबल है कि तुम एक पावरफुल स्वॉर्ड कल्टीवेटर को गाइड कर पाओ। ये सुन के बाई कुई लैंग भी गुस्सा हो जाती है और वो इनकी तरफ ऊंची आवाज में चिल्ला देती है कि पर इससे भी आप लोगों को कोई राइट नहीं मिल जाता जो आप उसे मुझसे चुराने की कोशिश करो। ये सुन के तो बैटल स्वॉर्ड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो इसे देखते हुए बिल्कुल सीरियस टोन में कहते हैं, ठीक है तो अब तुम यहाँ इतनी ज्यादा ढीठ बन ही रही हो तो जाके मैं सीधा तुम्हारे डिसाइपल से ये सवाल कर लेता हूँ। अगले पल वो बाइलिंग के सामने से गायब हो जाते हैं और सीधा लुई के सामने प्रकट हो जाते हैं और वो सीधा लुई से सवाल करते हैं, लुई अब मैं तुमसे सीधा सीधा यहाँ पर सवाल पूछूंगा, क्या तुम बाइलिंग पीक को छोड़ के किसी और स्वॉर्ड कल्टीवेटर के डिसाइपल बनना चाहते हो? ये सुन के लुई थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है, पर दूसरी तरफ उसकी मास्टर बाई कुई लैंग और जूनियर सिस्टर होंगलिंग थोड़े उदास मन के साथ सोचती हैं, लुई अगर तुम यहाँ से सच में चले गए तो क्या इसका मतलब आज के बाद से हमारे बीच के सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे? यहाँ ये दोनों मन ही मन उदास हो रखे थे, तभी सामने की तरफ लुई तो काफी ज्यादा खुश था। वो एक इविल स्मेल देखते हुए हंसने लगता है, फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है और खुशी से वेनरेबल के आगे आते हुए कहता है कि मैं पूरी खुशी से ये करना चाहूंगा। एमसी को इतना कॉन्फिडेंट देख के वेनरेबल काफी जोर जोर से हंसने लगता है और चिल्लाता है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्योंकि इसके लिए तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं है तो मैं तुरंत जाके सेक्ट लीडर को ये रिपोर्ट कर देता हूँ, फिर चलो उन्हें ये फाइनल डिसीजन लेने देते हैं। इतना कहते तीनों के तीनों ब्लेंडिंग स्पीड के साथ सीधा टेक ऑफ कर जाते हैं सेक्ट हॉल की तरफ। लुई उन तीनों को देखते ही रह जाता है, तभी उसकी नजर बगल में जाती है जहाँ पर वो तीनों के तीनों एल्डर्स भी उनका पीछा करते हुए निकल जाते हैं। सब चिल्ला रहे होते हैं, चलो चलो हम भी चलते हैं, जल्दी जल्दी चलो, अगर किस्मत अच्छी रही तो हमें छुट्टी भी मिल जाएगी। इनकी खुशी के बिल्कुल अपोजिट बाइलिंग और होंगलिंग काफी ज्यादा उदास थे। यहाँ हमारी सुंदर बाइलिंग गहरी सोच में खोई हुई थी, तभी होंगलिंग पैनिक करते हुए सीधा मास्टर बाइलिंग के पास आती है और इससे कहती है, मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या होगा जब? तभी होंगलिंग एक झटके के साथ होश में आती है और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कहती है, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई भी उसे मुझसे चुरा के नहीं ले जा सकता। फिर गुस्से में एकदम से वो अपना टेरिफाइंग ऑरा रिलीज करती है और सीधा फुल स्पीड में उड़ते हुए ग्रेट डाउ हॉल की तरफ आगे बढ़ने लगती है और चिल्लाती आती है, तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मैं तुमसे डरती हूँ? ठीक है, ये तो बस सेक्ट लीडर से मिलने की एक छोटी सी ट्रिप है, मैं भी आ रही हूँ। यहाँ बाइलिंग की भाषा से ऐसा लगता है कि सेक्ट लीडर और इसके बीच में कुछ तो गड़बड़ है। बाई कुई लैंग के यहाँ से जाने के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता, सब लोग बस आंखें फाड़ फाड़ के बस गुजरती हुई बाई कुई लैंग को ही देखते रह आते हैं। तभी एक एल्डर की आवाज चारों तरफ गूंजती है, तुम सभी लोग यहाँ बस खड़े खड़े कर क्या रहे हो? टूर्नामेंट अब भी खत्म नहीं हुआ, अपने मैचेस को कंटिन्यू रखो। फिर ऐसे ही कंटिन्यूअसली कई सारे मैचेस गुजरते जाते हैं और अब हमें एक व्हाइट स्टॉकिंग एंड पिंक ड्रेस में एक खूबसूरत सी लड़की को दिखाते हैं जो अरीना में आती है। इसका फिगर टॉप नॉच है पर इमोशन ऑलमोस्ट जीरो। वो पूरे सीरियस अंदाज में अरीना में आती है और एक अनाउंसमेंट होती है, सेमीफाइनल्स मैच 2 चूलिंग वर्सेस या हुआ रॉन्ग। ये सीन देख के सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, सब चिल्लाने लगते हैं, दो एब्सोल्यूट ब्यूटीज के अंदर मैच। हाँ, पर अब मुझे नहीं पता कि किसके लिए चीयर किया जाए, मैं इन दोनों में से किसी को भी हारता हुआ नहीं देख सकता। दूसरा कहता है कि मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता ये मैच कितना ज्यादा गॉर्जियस होने वाला है। तो अब दोनों के दोनों डिसाइपल्स अरीना में आ जाते हैं, पर चूलिंग बिल्कुल ही कैजुअल अंदाज में इससे कहती है, सीनियर सिस्टर पहले आप अपनी मूव करें। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है ग्रेट डाउ हॉल की तरफ। एक सुहावने पहाड़ी इलाके में एक काफी मैजेस्टिक मेंशन सा बना हुआ है, अंदर से काफी सारी आवाजें आ रही हैं, सेक्ट लीडर आपको मुझ पे ये उपकार करना ही होगा वरना मेरी लोन स्वॉर्ड लिनियज तो सच में खत्म हो जाएगी। सेक्ट लीडर यहाँ सिंपली मैं बस खड़े खड़े ये देखता ही नहीं रह सकता, जहाँ वो बाई कुई लैंग के हाथों में एक ब्रिलियंट स्वॉर्ड डाउ डिसाइपल ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। हमें हॉल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों के तीनों वनरेबल सुप्रीम एल्डर सीधा सेक्ट लीडर के पास आके उसे लुई के लिए विनती कर रहे हैं। इसी मोमेंट पे बाई कुई लैंग भी अंदर आ चुकी है। फिर हमें ग्रेट डाउ सेक्ट के सेक्ट लीडर को दिखाते हैं जो एक बूढ़ा फिगर लग रहा है पर ये काफी ताकतवर है। इसका नाम है लुई चेंगफंग। एल्डर्स को लुई के लिए इतनी ज्यादा विनती करता देख के सेक्ट लीडर एक गहरी सांस भरता है और कहता है, ठीक है बस इतना काफी है, तुम सभी लोग चुपचाप अब अपना मुंह बंद रखो। उनके सेक्ट लीडर की एक बात सुनते ही तीनों वेनरेबल के पसीने छूटने लगते हैं और सब एक साथ कहते हैं, ठीक है समझ गए। फिर चेनफांग बिल्कुल सीरियस अंदाज में अपनी नजरें घुमाते हुए बाई कुई लैंग की तरफ देखता है और कहता है, जूनियर सिस्टर बाय। इतना कहते उसका पूरा सीरियस डिमीनर खत्म हो जाता है और वो एकदम बच्चों की तरह चापलूसी करने लगता है और कहता है, अब तो हमें मिले पूरा 1 साल हो गया, फिर भी किसी तरह तुम बढ़ती हुई कितनी ज्यादा सुंदर हो गई हो। पर यहाँ इन तीनों वेनरेबल की निगाहों में उनका सेक्ट लीडर एब्सोल्यूट पावर हाउस है और इसको इतना ज्यादा चापलूसी करता देख के इन सबको एक मैसिव शौक लगता है। तीनों की शकल बिगड़ के बिल्कुल ऐसी हो जाती है मानो इन्होंने कच्चा करेला खा लिया हो। तीनों बस डर के मारे मनी मनी ये सोच पाते हैं कि क्या ये सच में हमारे सेक्ट लीडर है। और बाई कुई लैंग को तो मानो इस रिएक्शन का पूरा अंदाजा था, उसका चेहरा
चेहरा लाल पड़ने लग जाता है और वो एक गहरी सांस भरती है, पर कुछ कह नहीं पाती, उसकी बोलती वहीं बंद हो चुकी थी। चैप्टर नंबर 12। फिर बाइकुई लांग एक गहरी सांस भरते हुए खुद को संभालती है और सेक्ट लीडर के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है। बाइकुई लांग सेक्ट लीडर को ग्रीट करती है। इसे एकदम से इतना फॉर्मल हो तो देख के सेक्ट लीडर मुस्कुराने लगता है और बिल्कुल कार्टूनिश टोन में कहता है, मैंने तो तुमसे पहले भी कहा है, तुम्हें मुझे सेक्ट लीडर बुलाने की कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्टली तुम मुझे सीनियर ब्रदर भी तो बुला सकती हो। पर अब बाइकुई लांग बिल्कुल सीरियस अंदाज में अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, सेक्ट के नियमों को फॉलो करना अनिवार्य है और प्रॉपर एडिकेट्स ग्रीटिंग्स को ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता। जो सुन के इनका सेक्ट लीडर मुस्कुराता है और अपना हाथ घुमाते हुए कहता है, हाँ चलो ठीक है, सेक्ट लीडर यहाँ पूरी तरह से ठीक है। हाँ तो फिर अब जूनियर सिस्टर बाई, इस मैटर पे आपके क्या ख्याल हैं? जो सुन के बाइलिंग तुरंत आगे बढ़ते हुए कहती है कि मैं इस मैटर में लुई को बाइलिंग पिक छोड़ने के लिए कभी एब्सोल्युटली अलाउ नहीं करूंगी। ये सेक्ट के नियमों का उल्लंघन है और सारी मर्यादाओं और नियमों के खिलाफ है। तभी सामने से एक एल्डर बाइकुई लांग की तरफ देखते हुए गुस्से भरी आवाज में कहता है, बाइकुई लांग तुम तो सिर्फ एक स्पेल कल्टीवेटर ही हो, एक प्रॉमिसिंग डिसाइपल को गलत रास्ते पे ले जाना बंद करो। ये तानों भरी आवाज सुन के बाइकुई लांग बिल्कुल भी नाराज नहीं होती और बल्कि इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, स्पेल्स वो तो मैं इसे सिखा ही सकती हूँ, और रही बात तलवार की तो मैं वो भी उसे सिखा सकती हूँ। अगर आप तीनों मार्शल अंकल्स को मेरे शब्दों पे कोई शक है तो फिर बाइकुई लांग शांति से अपनी तलवार निकालती है और सेक्ट लीडर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं सेक्ट लीडर से तीनों मार्शल अंकल के साथ डुएल करने की परमिशन मांगना चाहती हूँ। अगर इस डुएल के अंदर मैच जीतती हूँ तो लुई बाइलिंग पीक का ही डिसाइपल रहेगा। ये लाइन सुन के तो सुप्रीम एल्डर पूरा घमंड के साथ बाइलिंग की तरफ देखता है और कहता है, बहुत अच्छे, ठीक है तो अब ये मार्शल अंकल तुम्हें बुली नहीं करेगा। मैं भी अपनी कल्टीवेशन को सील करके सेम तुम्हारे ही लेवल पे वर्ल्ड रिलम पे आके तुम्हारी ब्लेड का सामना करूंगा। पर अगर तुम हार जाती हो तो तुम्हें लुई को अपनी खुद की चॉइस करने का मौका देना होगा। ये सुन के कोई बाइलोंग भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती और पूरे उत्साह के साथ उछलती है। उसके सारे एसेट्स सबके सामने शोडाउन करने को तैयार। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ से उड़ते हुए बाहर निकलती है और चिल्लाती जाती है कि मैं हारने वाली नहीं हूँ। अगर तुम्हें लुई चाहिए तो आसमान में आके मेरा सामना करो। जो सुन के वो सुप्रीम एल्डर भी शुद्ध हिंदी में बकवास करते हुए यहाँ से बाहर निकलता है और चिल्लाता है, ठीक है, एक योग्य उत्तराधिकारी के लिए ये बूढ़ा आदमी भी नौजवानों को धमकाने की बदनामी से नहीं डरता। अब इन दोनों को ऐसे ही सीधा फाइट करने के लिए उतरता देख के पीछे से सेक्ट लीडर थोड़ा हिचकिचाने लग जाता है। वो भी इनकी तरफ नौटंकी करते हुए कहता है, मार्शल अंकल लोन सॉर्ड, आप किसी भी कीमत पे जूनियर सिस्टर बाई को चोट नहीं पहुंचा सकते। तो अब हमारा सीन चेंज होता है और बाइकुई लांग और एल्डर दोनों ही फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले ही पल बाइकुई लांग एक जोरदार खतरनाक चमचमाती हुई जायंट सॉर्ड अपने पीछे समन कर लेती है। इस तलवार का मोमेंटम इतना ज्यादा था कि पूरे पहाड़ को ही कवर कर लेता है। चुलिंग जिसका फाइटिंग मैच अब भी जारी है। बाइकुई लांग की तलवार की चमक उन तक भी पहुंच जाती है। सभी लोग हैरानी के मारे उस तलवार की तरफ ही देखते रह जाते हैं, पर यहाँ किसी को भी समझ में नहीं आता कि ये तलवार है किसकी सिवाय चुलिंग के। वो थोड़ी हैरानी से कहती है, क्या ये तो टाइन सॉर्ड है, क्या मास्टर भी अपनी मूव कर रही हैं? फिर हमारा सीन चेंज होकर फाइट में आता है इसी जायंट तलवार के नीचे। बाइकुई लांग भी फ्लोट करते हुए अपने नीचे मार्शल अंकल की तरफ बिल्कुल ठंडी निगाहों से देख रही थी। उसका मार्शल अंकल इतनी जायंट तलवार देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जूनियर सिस्टर भाई आखिर ये कैसे ही पॉसिबल है? उसकी पूरी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। तभी बाइलिंग अपने हाथ से अपनी तलवार को कंट्रोल करती है और पूरे सीरियस लुक के साथ अपने मार्शल अंकल की तरफ देखते हुए कहती है, मार्शल अंकल सावधान रहना। इतना कहते हुए अपनी जायंट स्वॉर्ड को सीधा अपने मार्शल अंकल की तरफ ही लॉन्च कर देती है। वो स्वॉर्ड फुल स्पीड में इसकी तरफ जाती है। तो यहाँ पर ये सुप्रीम एल्डर भी फटाफट से अपनी तलवार में एनर्जी भरते हुए जायंट फॉर्म दिलाता है और सीधा बाइलिंग की तलवार के साथ कम्पीट करने के लिए आगे भेजते हुए चिल्लाता है, ठीक है तो अभी तुम्हारा मार्शल अंकल भी होल्ड बैक नहीं करेगा। एल्डर अपनी लोन स्वॉर्ड स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है। सामने से जायंट और मैजेस्टिक बाइकुई लांग की तलवार सीधा एल्डर की तलवार से टकराती है। दोनों के टकराव से एक जोरदार शॉकवेव निकलती है जो आसपास पूरी हवा को शैटर करने लगती है। ये तो अच्छा हुआ कि ये दोनों आसमान में लड़ रहे हैं, अगर ये जमीन पर लड़ रहे होते तो पूरी जमीन सपाट हो जाती। पर एक सेकंड के टकराव के बाद ही बाइकुई लांग की तलवार एल्डर की तलवार पे हावी होने लग जाती है और उनकी स्वॉर्ड टिप टूट चुकी थी और अगले पल एक झटके के साथ उसकी जायंट स्वॉर्ड कांच के टुकड़ों की तरह टूटते हुए चारों तरफ फैलने लगती है। एल्डर के मुंह से खून की उल्टी होने लग जाती है और सीधा आसमान से जमीन पर गिरने लगता है। स्वॉर्ड के टुकड़े एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर हवा में मिल जाते हैं। पर इन्हें हराने के बाद भी बाइकुई लांग के चेहरे पे बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन थे और वो
वो बिल्कुल भारी आवाज में एल्डर की तरफ देखते हुए कहती है, मार्शल अंकल आप हार चुके हो। फिर वो एकदम डेडली एक्सप्रेशंस के साथ बगल में खड़े सुप्रीम एल्डर की तरफ घूरती है और अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, अब मैं हमारे नेक्स्ट मार्शल अंकल को इनवाइट करना चाहूंगी मुझे इनलाइटन करने के लिए। जो सुन के दूसरा सुप्रीम एल्डर भी उड़ते हुए सीधा इसके पास आता है और कहता है, चलो भूल जाओ, अभी जो तुमने दाव ऑफ स्वॉर्ड दिखाया है उससे ये साबित होता है कि तुम्हारे अंदर लुई को सिखाने की क्षमता है। क्योंकि ऐसा है तो किसी और से उसकी सुंदरता छीनना हमारे लिए अनुचित होगा। जो सुन के उसके बगल में खड़ा एल्डर भी थोड़ी एम्बेरसिंग स्माइल देते हुए कहता है, अरे हाँ मेरे भी ख्याल कुछ इसी से मिलते जुलते हैं। पर ये सुनने के बावजूद बाइलिंग बिल्कुल सीरियस टोन में इन दोनों मार्शल अंकल को ग्रीट करती है और दोनों को धन्यवाद कहती है। इतना कह के वो नीचे उतर आती है। तभी सेक्ट मास्टर उसके पास आते हुए पूछता है, जूनियर भाई क्या तुम ठीक हो? जूनियर सिस्टर, भाई अभी जो तुमने स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल किया मैंने वो अच्छे से देखा, ये हमारे ग्रेट डाओ सेक्ट से बिलोंग नहीं करती है ना? ये सुन के भाई को इलांग अपनी शकल पे बिल्कुल भी हेजिटेशन का निशान नहीं दिखाती और बड़े ही इनोसेंट अंदाज में कहती है, ये तो बस मुझे कुछ इत्तेफाक से मिल गई थी, रियलिटी में इससे ग्रेट डाओ सेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। और बड़ी ही सफाई से अपना ये जवाब देने के बाद सर फेर के यहाँ से निकलने लगती है। पर पीछे से इसका सिंप सेक्ट मास्टर प्यार में पागल आशिक की तरह इसके पीछे झूमते हुए आता रहता है और कहता है, जूनियर सिस्टर को स्वॉर्ड आर्ट को स्टडी करना अच्छा लगता है क्या? तुम्हारे सीनियर ब्रदर ने भी काफी सारे स्वॉर्ड मैनुअल्स को प्राइवेटली जमा कर रखी हैं। कैसा रहेगा कि जूनियर सिस्टर आप मुझे ज्वाइन करो, हम स्क्रिप्चर पवेलियन में चल के साथ मिलके उन्हें स्टडी करते हैं। पर भले ही वो पीछे से कितनी ज्यादा सिंपपंती कर ले, बाइलिंग की शकल पे बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं बदलते। वो अपना सर घुमा के बिल्कुल सीरियस टोन में इससे कहती है, माफ करना सीनियर ब्रदर, मुझे स्वॉर्ड आर्ट्स पसंद नहीं। इसका इतना कहते ही हमारा सीन चेंज होता है और हमें इस फाइट का रिजल्ट पता चलता है, जहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि इस फाइट को चूलिंग जीतती है। अब नई अनाउंसमेंट होती है कि फाइनल मैच होगा लुई और चूलिंग के बीच। जो सुन के चूलिंग तुरंत ही अरीना में आ जाती है और मनी मन सोचती है, यंग मास्टर आप फाइनली यहाँ आ गए। बगल में से लुई भी अरीना में आता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा खुशी से यंग मास्टर कहते हुए उसकी तरफ देखती है। और चूलिंग बिल्कुल सीरियस अंदाज में अरीना में कदम रखता है। उसके चेहरे पे कोई भी इमोशन नजर नहीं आते, पर यहाँ चूलिंग उसके अंदर कुछ सेंस करते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मनी मन सोचती है, हाँ यंग मास्टर। तब ये मैं लुई को दिखाते हैं, जिसके अंदर से खतरनाक किलिंग इंटेंट रिलीज हो रही थी। वो चूलिंग की इस नौटंकी से अब तंग आ चुका था। चूलिंग भी इसे फील कर लेती है और वो मनी मन सोचती है, क्या यंग मास्टर लिंगर को मारना चाहते हैं? दोनों के अरीना में आने के बाद सभी लोग चूलिंग को चीयर अप करने लगते हैं कि खत्म कर दो इस कमीने को, ऐसे स्कमबैग को जीने का कोई अधिकार नहीं है। पर ये सारी बातें सुनने के बावजूद दोनों के रिएक्शन में कोई बदलाव नहीं आता। पर अगले ही पल चूलिंग तुरंत अपना सर झुका के घुटनों पे आ जाती है और चिल्लाती है, यंग मास्टर प्लीज आप जितना चाहे उतना मुझे मार सकते हैं। पर इसे इतनी आसानी से सबमिट करता देख के तो लुई भी काफी ज्यादा कंफ्यूज जाता है। उसे अब ये समझ में नहीं आता कि अब इसकी डिग्निटी और एटीट्यूड कहाँ चला गया। पर ये सीन देख के यहाँ खड़े सारे के सारे स्टूडेंट सदमे में पहुंच जाते हैं। सब एक एक करके चिल्लाने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। सब अपनी अपनी कहानी बनाने लगते हैं कि चूलिंग ने जरूर लुई से काफी बड़ा उधार ले रखा होगा। क्या ये औरत पागल हो गई है? हे भगवान, ये औरत तो मुझसे भी 10,000 गुना ज्यादा बड़ी सिंप है। पर चूलिंग को ऐसे घुटनों पे पड़ा देख के भी लुई के मन में कोई दया भावना नहीं जागती। वो धीरे धीरे से अपने गुस्से को दबाते हुए भारी आवाज में कहता है, अभी के समय में तुम्हारे और मेरे बीच कोई संबंध नहीं है। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बस मुझसे जितना हो सके उतना ज्यादा दूर रहो, समझी? पर ये सुन के तो चूलिंग फुट फुट के रोने लग जाती है और अपने घुटनों के बल ही एमसी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, अगर आप चाहें तो मुझे मार सकते हैं, पर मैं यंग मास्टर की साइड से कभी नहीं जाऊंगी। जो सुन के लुई गुस्से में अपना हाथ घुमाता है और एक जोरदार थप्पड़ सीधा चूलिंग के गाल पे रख देता है। सपाट करते हुए आवाज पूरी अरीना में गूंज जाती है। सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं, पर चूलिंग के मुंह से उफ भी नहीं निकलती। जो सुन के एमसी गुस्से में कहता है, डकिंग साइको, दफा हो जा यहाँ से। ये चैप्टर मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बना दिया। अगर तुम लोगों को पसंद ना आया हो तो उसके लिए माफ करना, पर ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और जितना ज्यादा की वीडियो को हाइप कर देना। ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर अब आएगा वेडनेसडे को, तब तक के लिए इंतजार करो। अब मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।